हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई सबको? जी सर आ रही है। सही। अच्छा, पेपर नज़र आ रहा है? पेपर पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है? जी जी। टेक्स्ट का साइज सही है ये? जी सही है तो अब की दफ़ा ज़रा स्टाइलस से हटकर इस पर पेपर पे ट्राई करते हैं। स्टाइलस पे फिर मुझसे काफ़ी मतलब सीधा लिखा नहीं आता था। अब मेरा हाथ सेट हो नहीं रहा था, मेरा ख्याल से प्रैक्टिस हो के शायद हाथ सेट हो गया है। तो चलो अब ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन एनालॉग आईसी डिज़ाइन, सही है, ये AICD 2 जिसको हमने कहा है। अब ये कोर्स है। AICD 1 में हमसे कुछ चीज़ें हो गई मिस, जो कि मैं थोड़ा सा रिव्यू अगर तुम लोगों को दूंगी। AICD 1 में हमारा प्लान क्या था, क्या क्या टच किया हमने और क्या कुछ मिस हुआ और उसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे। तो हमने AICD 1 में देखो, हमने मॉसफेट जो है इसका स्ट्रक्चर देखा, तुम लोगों ने काफ़ी सुकून से देखा कि हमने काफ़ी टाइम दिया था। इसका जो IV ऑपरेशन है कि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करंट के साथ क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, इसे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स टाइप भी तुम लोगों ने देखे, सही है। इसी तरीके से फिर इसके हमने मुख्तलिफ मॉडल्स देखे, एक स्मॉल सिग्नल मॉडल भी देखा, लार्ज सिग्नल जो है इसकी एनालिसिस हम लोगों ने सवालात वगैरह भी करे, सही है। इसी की बेसिस पर हमने फिर जो है सिंपल सिंगल मॉसफेट एम्पलीफायर्स डिज़ाइन करे, सही है। इसको हमने हैंड कैलकुलेशंस, हैंड एनालिसिस भी करी और इसी को हमने फिर कैड टूल में सिमुलेट भी करा। इसी को लेकर फिर हम आगे गए और हमने एक पूरा ओटा जो है उसकी भी हमने हैंड एनालिसिस करी और कैड सिमुलेशंस भी करी हमने, और उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देखे तुम लोगों ने वगैरह वगैरह। तो जो चीज़ हमसे थोड़ी सी मिस हुई है, जो हमने थोड़ा सा करना था कि उसमें इन्वॉल्व करके मॉसफेट को, एक ही कि हमने फीडबैक हमसे मिस हो गया, हमसे नॉइज इन मॉसफेट मिस हो गई, सही है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमसे मिस हुई हैं, और हम इसको इसको इंशाल्लाह हम केटर करेंगे। इस कोर्स के दौरान हम मुख्तलिफ चीज़ें हम ऐसी देखेंगे जो कि जिसमें ये कवर हो जाए, ये दोनों टॉपिक्स। तो इन दोनों टॉपिक्स से ये कि दिस वुड इनेबल अस कि हम जो है कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं फिर एम्पलीफायर्स की, जो भी हमने फिर नई टच करी। या ओटा में तुम लोग याद होगा हमने एक टेलीस्कोपिक टच करी थी और एक फोल्डेड कैसकोड को बिल्कुल रफली टच करा था, टेलीस्कोपिक ही को हम सिमुलेट वगैरह करते रहे थे। तो जब हम ये देखेंगे थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ हम जाएंगे। नॉइज इसलिए ज़रूरी है कि अब हम जो इस सेकंड कोर्स में जब हम बात किया करेंगे परफॉर्मेंस KPIs की, कि हमें ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो वगैरह अचीव करना है, तो हमें पहले समझना होगा कि मॉसफेट के अंदर नॉइज कहाँ से आती है। सो अगेन हम इसको इस कोर्स के अंदर रिव्यू कर लेंगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सेशंस इधर उधर से करके हम कवर करें। मैं थोड़ा सा घर में लॉजिस्टिक्स में वालिद साहब के इन्वॉल्व था, ज़ाहिर है, तो आखिर में क्लासेस भी कुछ मिस हुई। इस कोर्स की भी 2 शुरू की क्लासेस मिस हुई। बहरहाल उनका पिछले जुम्मे को इंतकाल हो गया, अब 1 हफ्ता हो गया। तो ये कि आप लोग दुआ भी करिएगा। तो अब बहरहाल उम्मीद है कि अब आई वुड बी मच मोर रेगुलर। तो ये कि इंशाल्लाह हम वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो कि तुम लोग थोड़ा परेशान रहे हो, मतलब बीन गेटिंग फीडबैक नॉट फ्रॉम यू गाइस, लेकिन तुम लोगों के जो नेस्कॉम के कोऑर्डिनेटर्स हैं, वही कि कैट टूल्स पे हैंड्स ऑन नहीं हो पा रहे, सही है। अब 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये था कि आ ही नहीं पाए, कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स थे वो तो खैर हमने काफ़ी कराए ऑब्वियसली, मतलब उसमें तो कुछ नहीं मिस हुआ ऐसा खास। ट्यूटोरियल्स तो मेरे ख्याल में 4-5 ट्यूटोरियल्स फहद ने आखिर ने तुम लोगों को कराए और उसके अंदर से गुजारा पूरा प्रोसेस।
और वो रिकॉर्डेड हालत में तुम लोगों के पास है भी, एक्सेस भी है उसकी। हाँ, ये कि खुद हाथ से करना, तो अब 2-3 डिफरेंट टाइप के पुश थे जो कि आई डोंट रियली लाइक। उसमें से जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल के भाई आप स्टूडेंट्स को क्रैक टूल दे रहे हैं। देखें भाई, इस वक्त जो है ना, मतलब पाकिस्तान में वी आर द ओनली वंस जिसके पास ये केडेंस लाइसेंस टूल है, सही है। हम क्यों अपने नाम के साथ ये लगाएं? क्या इस पर कोई गारंटी ले सकता है? कल को ये नहीं कहेगा कि अरसान ने क्रैक करके नहीं दिया है। मतलब इस टाइप की चीज़ें हम, मतलब वी डोंट डील इन क्रैक टूल्स, सही है। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। तो ये कि आप स्टूडेंट्स को क्रैक दे दें, उनसे कह दें वो घर पे चलाएंगे वो, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ये कि अकॉर्डिंग टू अवर ओन लीगल लाइसेंसिंग इश्यूज, हम किसी को इसको बैन, मतलब हम लैन कर सकते हैं लोकल नेटवर्क पे, हम किसी को रिमोट लॉगिन दें, लेकिन हम वैन नहीं कर सकते, सही है। तो ये कि देयर आर सर्टेन लाइसेंसिंग इश्यूज जिसकी वजह से वी वांट अ क्लीन एक्सेस। अब हम तुम लोगों को एक क्लीन एक्सेस दे रहे हैं। वो क्लीन एक्सेस इस टाइप की है कि बेसिकली हम अपने ही नेटवर्क पे तुम लोगों को लॉगिन करा के, यू वुड हैव अ टीम व्यूअर लॉगिन। वो हो सकता है आज या कल में ही उस्मान जो है, तुम्हें उस्मान और फहद तुमसे कोऑर्डिनेट करेंगे और ये तुम्हें एक्सेस देंगे। तो ईच ग्रुप वुड हैव अ टाइम स्लॉट होगा। उस टाइम स्लॉट में आपके पास एक लॉगिन होगा और आप टीम व्यूअर के थ्रू, उस लॉगिन के थ्रू जाके हमारे एक सर्वर पे लॉगिन किया करेंगे और वहाँ पर आप जो है फिर खुद से हैंड्स ऑन जो है, जो आपको ट्यूटोरियल्स कराए गए थे वो आप रिपीट करेंगे और उसके बाद उसके रिजल्ट्स वगैरह हम आपसे ले लेंगे। सिमुलेशन रिजल्ट्स वगैरह किसी फॉर्म में आपसे ले लेंगे, सही है। सो वी आई किसी का माइक खुला हुआ, कुछ कहना चाह रहा है? सर ये थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा सर ये। हाँ हाँ, अभी खैर इतना कुछ उसमें काम की चीज़ नहीं लिखी है, हम जस्ट रिव्यूइंग इट। चलो तो ठीक ठीक है, तो सही है। तो ये कि अभी, so main thing is भाई, I want to again make it very clear to you guys, we don't deal in crack tools, सही है। So here we have nothing to do with crack versions of cat tools जो हम कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस वर्जन है और हम उसी को यूज करेंगे और उसी पे जो उनकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम देखते हुए आपको एक्सेस देंगे, सही है। So we don't do this crack or whatever it is, सही है। So that's the main thing कि आपको हम एक्सेस देंगे और वो तमीज से उसको, तो आप अगर इधर होते तो हमारी लैब में बैठे हुए खैर वैसे ही सुकून से काम कर रहे होते। अभी आगे अल्लाह खैर करे कि ये कोरोना वगैरह वाले मामला जो हैं एक तरफ सेटल हो जाएं थोड़े, फिर इंशाल्लाह आप फिर इधर बैठ के लैब में हमारे साथ आप करेंगे, सही है। तो ये कि बहरहाल आपको ये टीम व्यूअर के थ्रू एक रिमोट लॉगिन दिया जा रहा है आज या कल में, और उसके ऊपर आपने वो पिछली जो ट्यूटोरियल्स हैं उन्हीं को आपने गो थ्रू करना है और फिर आगे मामला। इस कोर्स में तो बहुत सारे जो हैं वो फिर असाइनमेंट्स हैं इसमें। सो ये जो कोर्स है, पहले भी मैंने शायद तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि जो तुम लोगों का एमएस है उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि AICD 1 है, सही है। ये दिस इज फाउंडेशन, सही है। इसके ऊपर खड़ा हुआ है AICD 2। सो इधर बेसिकली तुम लोगों का जो फाउंडेशन बना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारा कुछ, दिस इज वेयर वी वुड अप्लाई ऑल दैट फाउंडेशन, सही है। वो फाउंडेशन की एप्लीकेशन आएगी किस मकसद के लिए कि हम कुछ प्रैक्टिकल सर्किट्स बनाएंगे, एनालॉग सर्किट्स बनाएंगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंसर्स के लिए, जिसमें मैम्स सेंसर्स होंगे, जिसमें ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होंगे, और उसकी हम वजूहात वगैरह भी देखते जाएंगे कि भाई मतलब इन सेंसर्स के लिए क्या ज़रूरत है जो है वो एनालॉग ट्रांजिस्टर लेवल सर्किट्स वगैरह बनाने की, तो वो वजूहात हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ तुम लोगों का एक जो है ना वो सपोर्टिंग ट्रैक चल रहा है, सही है। वो सपोर्टिंग ट्रैक क्या है, वो तुम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर कर चुके, सही है। और अभी जो है तुम लोग क्या कर रहे हो, लीनियर सिस्टम थ्योरी शायद कर रहे हो। तो लीनियर सिस्टम थ्योरी इसके ऊपर चल रहा है, कोर कोर्सेज में से है। ये HEC
की वजह से आपने ये करना है, मजबूरी है। ये जो इसके अंदर आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो इवेंचुअली आपको इधर हेल्प करने में मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स, आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तुमने पढ़ा होगा कि जनाब SRAM चाहिए होती है, मेमोरी का ब्लॉक चाहिए होता है। वो मेमोरी के ब्लॉक का जो यूनिट ब्लॉक है, सिंगल मेमोरी ब्लॉक, वो कैसे बनता है वो आपको AICD 1 और AICD 2 बताएगा। इसके साथ देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर डिजिटल ब्लॉक, सही है, जो कि DICD पढ़ेंगे हम, सही है। DICD में बहुत सारे एनालॉग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आएंगे, बिकॉज दिस इज अगेन ट्रांजिस्टर लेवल। तो DICD चलेगा, इसके ऊपर फिर बिल्ड होगा डिजिटल ऑटोमेटेड प्लेसमेंट एंड राउटिंग वाला जो कोर्स है वो इम्प्लीमेंट होगा। फिर ये सारा कुछ इसके ऊपर जाकर एक चीज आएगी, आपके CDIO प्रोजेक्ट कोर्सेज हैं, सही है। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर MS प्रोग्राम, ठीक है। तो एनालॉग 1 हमने पढ़ा, उसमें कुछ चीजें मिस हुई, लेकिन हमने कुछ बेसिक फाउंडेशन हमने ले डाउन करी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। उनको अब हम अप्लाई करके वी वुड सी कि अच्छा वो जो बेसिक फाउंडेशन है वो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं टू कम अप विद प्रैक्टिकल सर्किट्स और प्रैक्टिकल सिनारियोज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि AICD 1 पास हो गया है तो आप भूल जाएं कि बस अब वो उसका गेम खत्म हो गया। उसमें ये जो सब कुछ आपने पढ़ा है ये इस AICD 2 में कोई 1000 दफा यूज होगा शायद। अच्छा, AICD 2 जो है बेसिकली दिस इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिजाइन, सही है। सो सर्किट डिजाइन और सिंथेसिस जिसको कहते हैं, सो दिस इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस। या आपने सर्किट डिजाइन करना है, सिंथेसाइज करना है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। सो इस टाइप की जो सर्किट डिजाइन की जो देयर आरंट मैनी प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक्स, ये जो कोर्स है ये मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेगा और कुछ रिसर्च पेपर्स को रेफर करेगा। सो देयर इज नो सिंगल टेक्स्ट बुक, सही है। सो देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल बुक्स that we are going to refer in this course, सही है। अब वो कौन सी बुक्स होंगी? एक आपकी वही रजावी जो आप करते रहे, एंड दे वुड बी केन मार्टिन, ये आपको तमाम PDF मिल जाएंगे। देन देयर वुड बी सेड्रा स्मिथ जो आप करते रहे, इसको रेफर। देन देयर वुड बी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर्स जो कि टॉपिक वाइज आपको हम लोग देते रहेंगे। देन देयर वुड बी सर्टेन PhD थीसिस जो कि आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी, और उनके अब कोई जाहिर ये नहीं कह रहा है कि आप इस कोर्स में आप PhD थीसिस भी सबकी पढ़ लें, 4-5 किताबें भी पढ़ लें और रिसर्च पेपर्स, वो बिल्कुल उनका एक सिलेक्टेड हिस्सा होगा और वो सिलेक्टेड हिस्सा आपको बताया जाएगा भाई इस एंगल से हम इस वजह से देख लें, तो इस सिलेक्टेड हिस्से को आप देख लें। जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लोग हैं अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो मतलब दे कैन ऑलवेज गो अहेड एंड कीप रीडिंग ऑन। तो हमारा जो कोर्स का स्कोप होगा वो खैर हम डिफाइन करके उतना देखेंगे, लेकिन ये कि दीज आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल रिसोर्सेज। एक दफ़ा तुम लोग इनसे कनेक्ट हो जाओगे तुम लोग बार बार इनको आगे काम आएंगी ये रिसोर्सेज हैं तुम लोगों के, सही है। सो नो सिंगल टेक्स्ट बुक इन दिस कोर्स। अच्छा, अब इस कोर्स का वजह जो मैं बता रहा हूँ कि हमें कि कहाँ लाए करता है ये कोर्स, हमें थोड़ा सा ये ढूंढना होगा। तो यार एक फिगर मैंने तुम लोगों को पहले दिखाई थी, तो मैं रीड्रॉ करता हूँ इधर। तो उसमें ये था कि CMOS जो है वो 130 नैनोमीटर, सॉरी 130 90 आया नीचे 28 नैनोमीटर। अब फाइनली इस वक्त जो काम हो रहा है ना वो 6 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर टाइप, इस टाइप की चीज़ों पर हो रहा है। So this is CMOS, miniaturization. So the game is कि आप मजीद डिवाइस को छोटा करें,
छोटा करें और मजीद डिवाइसेस एक फिक्स एरिया में आप डालते चले जाएं और फंक्शनैलिटी को बढ़ाते चले जाएं। CMOS के अंदर जो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं वो इस एक्सेस पर थी। फॉर एग्जांपल पैसिव्स नहीं आ पा रहे हैं, रजिस्टर नहीं बन पाता CMOS के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, कैपेसिटर नहीं बन पाता CMOS एरिया खाता है, मतलब प्रोसेस कोफिशिएंट बहुत हाई होता है, एक चिप में कुछ वैल्यू होती है दूसरे में कुछ, टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, सेंसर्स नहीं बन पाते CMOS के अंदर, सही है। तो फिर आपको कहीं और से बना के लाके CMOS के साथ जोड़ने पड़ते हैं। डिजिटल लॉजिक जो है वो बन रही है आपकी, लेकिन क्या किया जाए कि देयर आर मैनी थिंग्स जो कि एनालॉग डोमेन में हैं। RF इंडक्टर आप बनाने खड़े होते हैं, वो नहीं बन पाता। इंडक्टर के लिए शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि थिकनेस कितनी है, और उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल आर ऑन कितनी है उसकी एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो जब आर ऑन ज़्यादा होती है तो क्वालिटी फैक्टर को ख़राब करती है, और वो आर ऑन ज़ाहिर आप एक हद से ज़्यादा आप ऑन चिप थिकनेस ज़्यादा नहीं कर सकते, देयर आर सर्टेन इशूज़। तो इस टाइप के जो मसले हैं वो फिर CMOS के अंदर अकोमोडेट नहीं हो रहे। तो हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि वी आर गोइंग टू वर्क इन दिस एरिया जिसको भी कहा जाता है सिस्टम इन पैकेज। सिस्टम इन पैकेज क्या है? ये भाई ये आपका CMOS बन गया, बहुत मतलब जो है ना हाई डेंसिटी और बहुत कुछ आ गया इसमें। मसला ये कि भाई अब ये रहा सेंसर आपका, सो हाउ डू वी इंटीग्रेट देम? हम इनको एक पैकेज में रखते हैं, दिस इज द पैकेज, जिसमें कि हम इनको आपस में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से इसकी आउटपुट निकालते हैं यहाँ से। तो फाइनली आपके हाथ में ये जो सिस्टम है ये वाला सिस्टम आता है। सो दिस इज सिस्टम इन पैकेज। दिस अगर तो ये सेंसर इस पे चला जाता, फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टम होता है, ये आपका जो है CMOS और ये सेंसर इधर बैठा हुआ है, देन वी वुड हैव कॉल्ड इट सिस्टम ऑन चिप। ये एक सिंगल चिप होती और SOC कहते हैं हम। तो हम थोड़ा सा सिस्टम इन पैकेज की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पुश करते हैं कि हम SOC की तरफ जाएं, विच इज नथिंग बट, जिस पर हम काम भी कर रहे हैं अपनी लैब में, मोनोलिथिक इंटीग्रेशन। मोनोलिथिक इंटीग्रेशन क्या है कि भाई एक सिंगल चिप के अंदर, इधर क्या है, एक सिंगल चिप के अंदर आप CMOS भी है, डिजिटल प्रोसेसिंग भी है, सेंसर भी है, एनालॉग प्रोसेसिंग भी है, एक सिंगल चिप के अंदर। दे आर ऑल मोनोलिथिकली इंटीग्रेटेड इनसाइड अ सिंगल डाई। तो वो जो सिस्टम है वो तो अजीम सिस्टम है और रोबस्ट सिस्टम है, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है, सब कुछ है, बट देन देयर आर सर्टेन इश्यूज के है तो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, सही है, मतलब बहुत ही किसी फैंसी जगह से बनवा के लाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इस टाइप के इश्यूज। सो दिस कोर्स इज रादर फोकस्ड ऑन SIP, कि जिसमें क्या होगा कि CMOS हम कंबाइन करेंगे विद सेंसर, सही है। तो हम सेंसर के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप सेंसर, हजारों टाइप के पर्टिकुलर टाइप के सेंसर के लिए हम CMOS रीड आउट सर्किट बनाएंगे। दिस वुड बी अवर रीड आउट सर्किट इन CMOS। देखो सेंसर जो है इनहेरेंटली जो है ना, तमाम सेंसर वो मतलब एनालॉग है नेचर में, अपने एनालॉग वर्ल्ड के साथ इंटरफेस करें, उनके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगनी है, जिसने उन्हें बायस करना है, जिसने उन्हें उठा के उनका आउटपुट रीड आउट करना है, that's also predominantly analog in nature. So that's why we really need to know. अच्छा सेंसर्स का फिर पुश ये चल रहा है कि अब आप फर्ज करें आपका मोबाइल है, मोबाइल मिनिचराइज होता जा रहा है, छोटे से छोटा होता जा रहा है, फंक्शनैलिटी बढ़ती चली जाती है। अब आप कहते हैं यार मैंने यहाँ एक टेम्परेचर सेंसर लगाना है अपने इस मोबाइल में, और आप कहते हैं टेम्परेचर सेंसर 1 इंच बाई 1 इंच का होगा, तो अब फिर तुक नहीं बनती ना कि अगर आप मोबाइल इतना मिनिचराइज हो गया और टेम्परेचर सेंसर खाली अकेला जो है इतना बड़ा, फिर तुक नहीं बनेगी। सो ऑब्वियसली दो सेंसर्स हैव टू मिनिचराइज एज वेल। अब जब सेंसर्स मिनिचराइज हो रहे हैं तो वो उनके अलग चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं।
तो मतलब अगर मैं मेन फोकस इस कोर्स का डिफाइन करूं, सो प्रैक्टिकल एनालॉग readout circuits for different types of, so here is the keyword micro sensors. मतलब ऑब्वियसली आप मतलब किसी और मैक्रो लेवल सेंसर के लिए भी आप बना सकते हैं, सेम सॉर्ट ऑफ सर्किटरी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन हम ज़रा माइक्रो सेंसर के लिए बनाकर और जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हम माइक्रो के एंगल से देखते हुए हम फॉर एग्जांपल आगे चलेंगे। तो जब इस टाइप के सेंसर्स की बात आती है, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि शायद लोग MEMS की बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, सही है। अब MEMS में क्या आ जाता है, आप अपना जो बहुत पुराना दोस्त है माइक्रोफोन, फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन को कंसीडर करें। माइक्रोफोन क्या चीज़ होती है भाई, एक फिक्स प्लेट है, सही है, और उसके ऊपर ना, यहाँ मैं स्प्रिंग से दिखा रहा हूँ, एक मूवेबल डायाफ्राम है। So this is your movable diaphragm and this is your fixed back plate. आप क्या करते हैं, इसको भी अलग तरीके से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया आपने, इसको भी इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया, सही है। तो ये पुराने माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ जो आप एक अरसे से जो है यूज करते आए हैं, सही है। सो द आइडिया इज कि आप इसको पोलराइज कर देते हैं, चार्ज स्टोर कर देते हैं, इसको पोलराइज कर देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है भाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया ओवर द डिस्टेंस। सो हियर इज द डिस्टेंस एंड एरिया का है, ये जाहिर है ऐसे करके, अगर मैं इसको आपको 3D में दिखाऊं तो ये रहा इस मेम्ब्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज योर डायफ्राम, ठीक है। तो अब ये होता क्या है कि इसके ऊपर आकर अब अकोस्टिक प्रेशर आगे टकराता है इस मेम्ब्रेन पे, आगे आपने आवाज़ जनरेट करी तो उससे अकोस्टिक हवा का प्रेशर मॉडुलेट हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कभी आपने सही है। सो अकोस्टिक प्रेशर जो है वो इस टाइप की कोई चीज़ जनरेट हुई, वो आके इससे टकराई। तो ये मूवेबल थी डायफ्राम, ये चेंज हुआ, कभी दबा कभी ऊपर गया, इस तरीके से इसने मूव किया। जब ये चेंज हुआ इसके ऊपर नीचे होने से, सही है, तो ये इसकी वजह से ये चेंज हुआ। जब कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो आपने उसको किसी तरीके से इलेक्ट्रिकली, यहाँ पर कोई भाई बैठे हुए हैं जिसको कि हम कह देंगे रीड आउट सर्किट, उन्होंने समहाउ इस डेल्टा सी को डेल्टा वी में कन्वर्ट कर लिया या डेल्टा आई में कन्वर्ट कर लिया, जैसे उनको पसंद था उसमें कन्वर्ट करके वो आगे लेकर उन्होंने कहा कि जनाब ये इतना सिग्नल आया था, ये आया था, ये था, वो था। अब आप इलेक्ट्रिकल डोमेन में आप प्रोसेस उसको करते फिरें। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ये एक बहुत ही कॉमन किस्म का सेंसर हमने है जो कि देखा हुआ। What if we convert this thing into at macro level? So अभी कुछ अर्से पहले तक आपके जो माइक्रोफोन्स हुआ करते थे उसको कहा जाता था ECM, इलेक्ट्रेट कंडेंसर माइक्रोफोन। सही है, जाना घर पे खुद सेल्फ स्टडी करना, देखना क्या चीज़ हुआ करती थी। नाउ दीज डेज अब जो आपके मोबाइल में आ रहे हैं माइक्रोफोन्स, दे आर MEMS बेस्ड। अच्छा, दे आर नॉट अलोन, सो इनके एरेज आ रहे हैं। अच्छा, एरेज से क्या करते हैं आप, एरे लगा हुआ है ना, यहाँ से आपकी काम की आवाज़ आ रही है, यहाँ से कुछ उल्टी पुल्टी नॉइज आ रही है, तो ये कहता है अच्छा यहाँ नॉइज ज़्यादा है इस तरफ और यहाँ कम है, इसका मतलब नॉइज की डायरेक्शन ये है, ये पता चला लेता है। वो कहता है अच्छा ये काम की जो है ना ये है, इसकी सेंसिटिविटी कम कर दो। हाँ हाँ सर, ये ECM से नीचे वाला पोर्शन नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है, ठीक है जी, थैंक यू। सही। तो ये कि डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स आ रहे हैं जो कि क्या करते हैं कि आपके बेसिकली
नॉइज जिस डायरेक्शन से आ रही है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और काम का सिग्नल जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस साइड पर सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, और जिधर से नॉइज आ रही थी उस साइड पे सेंसिटिविटी को किल कर देते हैं, सो यू कैन एक्चुअली हैव हाई फिडेलिटी नॉइज। ये अब तुम लोग देख रहे होगे कि जैसे वॉइस एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ रहे हैं, गूगल की स्मार्ट असिस्टेंट जो है वो अलेक्सा जिसको कहते हैं वो है, तो ये दे हैव एन एरे ऑफ माइक्रोफोन्स, ताकि बहुत क्लियर कमांड नॉइज की प्रेजेंस में भी कमांड उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ले। सही है, तो एक तो मैप्स का ज़ाहिर ये फ़ायदा है, लेकिन फर्ज करो कि अगर हम इसी सिस्टम को, ये जो अभी हमने देखा डायफ्राम का, इसको अगर हम मैम्स में कन्वर्ट करें तो स्ट्रक्चर तो अगर मैं दिखाऊं रफली तो वो तो वही रहेगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो थी या उसका जो वो ऑब्वियसली वही रहेगा कि एक फिक्स प्लेट है और उसके साथ एक मूवेबल डायफ्राम है, दोनों साइड पे ये थोड़ा सा मैं इसको आगे ले आया, तो ये बहरहाल इस साइड पे भी स्ट्रिंग से अटैच है, और ये बेसिकली दिस इज योर मूवेबल डायफ्राम एंड दिस इज योर फिक्स बैक प्लेट। तो स्ट्रक्चरली तो वही चीज रहेगी, इशू सिर्फ ये हो जाएगा कि ये जो डायमेंशंस हैं वो माइक्रोमीटर में आ जाएंगी। सही है, तो अब मैं अगर माइक्रोमीटर में डायमेंशंस आपको बताऊं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर। सही है, अब हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर जो है भाई, ये जो लाइन है आपकी, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर। सही है, सो वो जो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोमीटर है वो इसी के अंदर ही जो है आपका आ गया, जो एक बोर्ड मार्कर का जो डॉट होता है इस टाइप का होता है ना, सो दिस इज 2 to 3 mm बाय 2 to 3 mm, ये इस टाइप का होता है जो बोर्ड मार्कर का जो एक सिंगल डॉट होता है। सो यू नाउ यू कैन सी के जाहिर है 100 माइक्रोमीटर जो है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि सेंसिंग के लिए यूज होगा। तो अब आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का फायदा जाहिर है एक तो ये नजर आ रहा है कि भाई जिधर आप इतने से बॉक्स में एक सेंसर हुआ करता था ECM के ज़माने में और उससे पुराने माइक्रोफोन के ज़माने में, नाउ यू कैन हैव एन एरे ऑफ सेंसर्स, सो मेनी सेंसर्स। सही है, तो पूरा एरे आप लगा सकते हैं। तो चलो मतलब नंबर बढ़ गया, उनसे जो यूजर्स आते हैं, चैलेंजेस क्या बढ़े। तो भाई जब सेंसर छोटा हुआ है जाहिर है उसकी जो आउटपुट है छोटी हो गई। अब कौन सी आउटपुट छोटी हो गई है भाई, अगर मैं इस सेंसर को आपको ऐसे दिखाऊं कि एक डब्बा है जिसपे कि अकॉस्टिक प्रेशर आके टकराता था, तो ये डब्बा डेल्टा सी दिया करता था। उस डेल्टा सी को आपका रीड आउट सर्किट डेल्टा वी या डेल्टा आई में कन्वर्ट किया करता था। तो जब आपने इस सेंसर को इतना छोटा कर दिया तो ऑब्वियसली आपने डेल्टा सी को छोटा कर दिया। पहले अगर डेल्टा सी यूज टू बी इन perhaps let's say picofarad, तो now we are talking about कि अब आप फेम्टोफैरड की बात करें, और क्या नहीं पहले तो फेम्टोफैरड की बात करें या एम्टोफैरड की बात करें। सही है, सो मतलब ये 1000 टाइम्स मिलियन टाइम्स स्केल डाउन करके आपने, सही है, छोटा तो कर लिया स्ट्रक्चर, उसको इंटीग्रेट कर लिया आपने अपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, लेकिन उसकी आउटपुट को भी तो स्केल डाउन कर दिया ना। तो अब इसके ऊपर क्या चैलेंज पड़ा, आप तो ये बनाने खड़े हुए ना, आपका तो कोर्स इससे रिलेटेड है ना, आप तो सर्किट डिजाइनर है ना, तो आपने तो ये बनाना है, सेंसर तो किसी और ने बना के देना है, आप ये बनाने खड़े हुए, तो आप पहला चैलेंज ये पड़ गया कि स्केल डाउन आउटपुट की क्या रिक्वायरमेंट है। वो कह रहा है अपने रीड आउट सर्किट को लो नॉइज बनाओ, लो नॉइज रीड आउट। लो नॉइज रीड आउट का दूसरा नाम होता है हाई सेंसिटिविटी रीड आउट बनाओ। यानी कि भाई अब मैं तो जरा सा डेल्टा सी दूंगा, तुम कहो कि मैं तो इतना डेल्टा सी मुझे नजर ही नहीं आया भाई, मतलब तो फिर क्या होगा, मैं तो इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि मेरी तो रेंज सेंसर की खराब हो जाएगी और
स्मॉलर इनपुट्स पर तो रीड आउट ही नहीं हो पाएगा। तो अब रीड आउट हैज़ टू बी मच मोर सेंसिटिव देन बिफोर। मच मोर सेंसिटिव यानी कि छोटे मोटे इनपुट्स को उठा ले, यानी कि ऐसा ना हो उठा तो ले और उसके बाद अपनी नॉइज से ही उसको डुबो दे, यानी कि खुद इतना नॉइजी हो। फर्ज करें या आप किसी को जो है, अब मैं अभी जैसे तुम लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ और पीछे मेरे बच्चे जो है ना वो सर पे शोर मचा रहे होते, तो तुम लोगों को ज़ाहिर है मेरी आवाज़ उसमें से सुनाई नहीं देगी, तो अब उठा के मतलब क्या फ़ायदा होता फिर उसका, मैं बोलता रहता तुम लोगों को आवाज़ ही नहीं जाती। सो द पॉइंट इज के we have to come up with a low noise. That's why I was saying at the start of this lecture कि हम नॉइज के एंगल से देखेंगे कि भाई क्या नॉइज होती क्या है मॉसफेट में। ये हमने पिछले AICD 1 में मिस किया थोड़ा सा। सो पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई कि भाई आपने स्केल डाउन कर दिया, मतलब क्या करें, हाई सेंसिटिविटी बनाए। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि जब सेंसर को आपने मिनिचराइज किया, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी, सही है। अब सेंसर तो आपने इतना सा कर दिया भाई, आपने कहा ये जनाब देखेंगे डॉट है, ये सेंसर है। उसके बराबर में आपने क्या लाके लगा दिया, उसके बराबर में आप कहते हैं ये जनाब मुबारक को 741 की IC लगा दी मैंने। भाई क्यों किया था फिर आपने सेंसर को छोटा था जब इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी बड़ी लगानी थी? ये बेवकूफ़ी है ना। फिर सेंसर की जो छोटी छोटी आउटपुट्स हैं अभी बोर्ड से उठ कर इस तक जाएंगी, तो बोर्ड के ऊपर जो अपनी पैरासिटिक कैपेसिटेंस बैठी हुई है, हो सकता है वो आउटपुट यहीं खर्च हो जाए, यहाँ तक बेचारे को कुछ मिले ही ना। तो जब कुछ मिले ही ना तो फिर ये हिमाकत करने की जरूरत थी। सो दे हैव टू बी, इफ इट्स अ माइक्रो सेंसर देन इट हैज टू बी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दे हैव टू बी क्लोजली पैक्ड, ताकि कोई परफॉर्मेंस लॉस ना हो और इवेंचुअली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फिर आपको सिस्टम को बफर करके आपको आउटपुट दे। सेंसर की जो वीकनेस है उसको एक्सपोज ना करे। सेंसर बेचारे से वैसी आउटपुट नहीं आ रही थी, आपने छोटा कर दिया, आपने कहा हाँ बेटा जरा लाना बाहर आउटपुट लाना, ऑफ चिप पूरे बोर्ड से गुजारना, फिर जरा पहुंचाना 741 तक, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ऐसी अहमकाना बल्कि ना हो। सो इट हैज टू बी कस्टम डिजाइन, अगेन हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सही है। एंड दिस इज वेयर यू कम इन। सो दिस इज एट ट्रांजिस्टर लेवल। देखो तुम लोग कुछ ऐसे सर्किट्स देखोगे अभी इस कोर्स में जो कि लिटरली सिंगल ट्रांजिस्टर सर्किट होगा, सही है। सिंगल ट्रांजिस्टर सर्किट ऐसे होगा कि उसी की एक चीज एज अ कैपेसिटेंस यूज हो रही होगी, उसी का ट्रांजिस्टर की ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो एज अ ट्रांस कंडक्टेंस ही यूज हो रही होगी, उसकी CGS एज इंटीग्रेटिंग कैपेसिटेंस यूज हो रही होगी, उसकी जो आर आउट है वो यूज हो रही होगी एज अ ड्राइविंग बफर्स आर आउट, सही है। और सिंगल ट्रांजिस्टर होगा। अब ये कि दिस कैन नॉट बी डन एट IC लेवल, मतलब कौन से IC लेवल की एक IC बन चुकी है 741 की, अच्छा चलो वो लगा दें। अच्छा एक IC बन चुकी है, जरा लाना तो यार आर्डिनो लाना। जैसे ताहिर जो है इधर हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो हर मसले का हल कहता है एक आर्डिनो लगा दूंगा, तो ये कि दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, सही है। So when you're going to talk about micro sensors, you're going to talk about microelectronics, and microelectronics doesn't happen like this कि यार चलो ऐसा करते हैं एक बना बनाया ओटा उठा के पूरा लगा देते हैं फिर आगे अल्लाह खैर करेगा। भाई ओटा पूरा वो तो सेंसर भी लेके डूब जाएगा। So we're going to come up with very custom design, high performance, मतलब nothing more nothing less कि आपने उठा के 10 ट्रांजिस्टर इसलिए लगा दी, कोई फायदा हो जाएगा 10 ट्रांजिस्टर से लगने से, वो और उल्टा नुकसान हो जाएगा, वो लोड कर देंगे आपके सेंसर। सो पॉइंट इज जितना चाहिए उतना और उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। सो दैट्स वेयर दिस कोर्स लाइज, सही है। हम बार बार घूम कर जो आते हैं ट्रांजिस्टर लेवल पर और बार बार जो मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूँ कि यार तुम लोगों को ये क्यों पढ़ाया गया है, मॉसफेट बहुत ज़्यादा सुकून से टाइम लगाया गया है, क्यों सिंगल मॉसफेट एम्पलीफायर्स पे इतना टाइम लगाया गया है, क्यों एक ओटा का प्रोसेस बताया गया है। सो दैट्स द मेन पॉइंट कि घूम फिर कर वापस आप आ जाते हैं ट्रांजिस्टर लेवल डिज़ाइन पर,
सो दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। तो अब ये एक समझ में आ रहा है कि अगर माइक्रो लेवल सेंसर के साथ आपने उसकी हैंडलिंग करनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लेवल पे उसको हैंडल करें। सो आई होप दैट्स क्लियर सो फार। Let's first see a generic sensor readout chain. जेनेरिक चेन क्या होती है? ये आपका सेंसर है। सो सेंसर कैन बी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स। देखो आखिर में क्या होता है, यू हैव टू रीच हियर। अगर मैं उल्टा चलाऊं थोड़ा सा मामला, आखिर में देयर इज समथिंग नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब जो भी है ना, आप सेंसर क्यों लगा रहे हैं? आप सेंसर इसलिए लगा रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन उठानी है। टेम्परेचर कितना है भाई, ये पता चलाना है। ह्यूमिडिटी कितनी है, ये पता चलाना है। एक्सेलरेशन कितना है, ये पता चलाना है। इंक्लिनेशन कितना है, मोबाइल ऐसे टर्न किया है इधर हो जाए डिस्प्ले, इधर टर्न किया इधर हो जाए डिस्प्ले। लैपटॉप हाथ से छूट गया, खुदा ना खास्ता, फ्री फॉल हो रहा है, एक्सेलरेशन डिटेक्ट हुआ है। आपके हार्ड डिस्क के हेड्स को आपका सिस्टम साइड में कर देता है ताकि गिरे तो जर्क की वजह से डेटा डैमेज ना हो। और बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, सही है। तो वही इन्फो ही उठानी है ना, इन्फो उठानी है, फिर किसी ने प्रोसेस करना है। देयर इज प्रोसेसिंग यूनिट सिटिंग समवेयर, कोई दिमाग बैठा हुआ है, उसके पास इन्फो जाती है कि हाँ भाई मतलब जो है इस वक्त किचन में खाना पक रहा है, बर्तन की आवाज़ आ रही है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, रात के 2:30 बजे जो है अगर बर्तन खड़कने की आवाज़ आ रही है तो अ लॉट टू वरी अबाउट कि जिन भूत आ गए हैं या कोई और आ गया, सही है। तो ये कि वो प्रोसेस कौन करेगा? सेंसर ने तो भेज दिया कि हाँ जी बर्तनों की आवाज़ आ रही है। सो देयर इज अ माइंड सिटिंग समवेयर जिसने ये प्रोसेस करना है, तो इसके पास पहुंचाना है। ये इन्फो प्रोसेसिंग सिस्टम किस डोमेन में आपके पास होता है? इन इलेक्ट्रॉनिक डोमेन बैठा हुआ होता है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में भी ना किस साइड पर होता है? डिजिटल सिस्टम होता है इन जनरल, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में लाना है मामले को और डिजिटाइज भी करना है ताकि आप उसको प्रोसेस कर सकें। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल ली थी कि भाई एक माइक्रोफोन था, एक फिक्स मेम्ब्रेन थी, उसके ऊपर एक ऐसे अगर मैं बनाऊं स्प्रिंग से लगी है मूवेबल मेम्ब्रेन थी जो ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सिस्टम तो आपको क्या करता है? इट गिव्स यू चेंज इन डिस्टेंस, यही करता है ना। रेस्ट पर डी नॉट है और फिर डेल्टा डी एक प्लस माइनस कर दूं, चलो ये ऊपर नीचे होती रहती है, कभी यहाँ चली जाती है कभी यहाँ आ जाती है। तो अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में तो ना हुआ ये सिस्टम, ये तो मैकेनिकल डोमेन में हुआ, ये तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है आपको, सही है। इसी तरीके से आप क्या है वो LDR यूज किया होगा तुम लोगों ने। LDR के ऊपर जब लाइट पड़ती है, फोटोन स्ट्राइक करते हैं, क्या होता है? इसकी रेजिस्टेंस नीचे हो जाती है, सही है। अंधेरे में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अब ये इलेक्ट्रिक डोमेन में सही है, चलो रेजिस्टेंस की वजह से हम मान लेते हैं कि हाँ चलो हम इसको वो लाएंगे तो हम मतलब रेजिस्टेंस को हम हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज ये तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है ना, इसकी कंडक्टिविटी, सही है, और रेजिस्टिविटी कह लो, रो या सिग्मा, वो चेंज हो रहा है। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल डोमेन में तो ना हुआ ना, सही है। इसी तरीके से चलो उस पर आ जाओ कि एक फोटो डायोड है, फोटो डायोड बैठा है, इस पे आगे फोटोन ने स्ट्राइक करा है, उसने क्या जनरेट कर दिया? उसने फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि फोटोन से टकरा के जनरेट अगेन। अभी जाहिर है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन भाई अभी मतलब इधर उधर बुलाने का कोई आसरा वासरा तो नहीं है ना। अब उसको किस तरीके से ऑप्टिकल डोमेन से इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में लेकर जाना है, सो दिस इज मेन थिंग कि अब आप रास्ते में क्या ऐसा लगाते हैं आप फाइनली इधर पहुंच जाए
which is your information processing system in electronic domain and also digital. So जाहिर है इधर से अगर उल्टा चलते हैं तो तुम लोगों ने नाम सुना होगा इस कंपोनेंट का, ये क्या चीज होती है? एडीसी क्या होता है? Analog to digital converter. Analog to digital converter. सही. So it performs analog to digital, जिसको कि आप अपनी ज़बान में क्वांटाइजेशन भी आप शायद कहते हैं. तो एक एडीसी चाहिए होगा जो कि यहाँ तक एनालॉग जो सिग्नल आया है. अच्छा, इससे पहले एनालॉग डोमेन में क्या क्या करना है? एनालॉग डोमेन में इससे पहले आप कहते हैं अच्छा यार एडीसी को ड्राइव करना है. अच्छा तो चलो यार इधर मैं एक काम करता हूँ, मैं लगा देता हूँ बफर. सही है. उस बफर से पीछे आई वुड लाइक टू हैव सम फिल्टर्स एंड देन आई वुड आल्सो लाइक टू हैव a preamp. अच्छा, यहाँ फिल्टर के साथ कई दफा there is an amplifier and then filters and then buffer. So the sensor feeds something. अब इधर काफी लोग फिर ये पूछते हैं यार क्या डायरेक्टली एम्पलीफायर लगा देते हैं ना, व्हाट इज अ प्री एम्पलीफायर? तो उसकी हम वजूहत देखेंगे. व्हाई डू वी नीड अ प्री एम्पलीफायर? कि एम्पलीफायर से पहले भी हम एक और छोटा सा एम्पलीफायर लगा रहे हैं. सही है. उसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि भाई अगर उस प्री एम्पलीफायर से इतनी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं हुई है, देन वी गिव अनदर काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशन एंड देन वी आल्सो फिल्टर सर्टेन थिंग्स आउट. अब वो सर्टेन थिंग्स आउट क्या हैं? ये सेंसर जो है दिस इज थ्रोइंग इन सिग्नल प्लस नॉइज. इसमें नॉइज भी है और इसमें सिग्नल भी है. सो वी वुड लाइक के हम जैसे ही प्री एम्पलीफायर से आगे आए हम सेंसर की नॉइज को हम फिल्टर आउट कर जाएं. इसी तरीके से कई दफ़ा ये होता है कि प्री एम्पलीफायर अपनी भी नॉइज फेंकता है. सही है. so there is some noise coming from this guy as well. तो इसको भी आप फिल्टर कर जाएं. इसकी अपनी भी नॉइज है, उसको भी आप जो है आगे ना जाने दें. फिर बफर साहब क्या करेंगे? एडीसी की जो भी ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, अगर तो एनालॉग सिग्नल बाहर ले जाना है, सो दिस इज योर बफर्ड एनालॉग सिग्नल. आप इसको बाहर ले जाएं विदाउट डिजिटाइजेशन, ऑफ चिप ले जाएं. सही है. अगर आपने ऑन चिप डिजिटाइजेशन करनी है एडीसी, सो दिस इज योर ऑन चिप डिजिटाइजेशन. और फिर आप इधर ले जाएं इसको ऑफ चिप. वो डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से डिजाइन किया है और क्या रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह. सही है. सो दिस इज अ जेनेरिक सेंसर रीड आउट चेन. के सेंसर है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्री एम्पलीफायर, वो लगता है. फिर थोड़ी बहुत और अगर एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है वो लगती है. फिल्टर्स होते हैं एनालॉग डोमेन में. सही है. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि दीज फिल्टर्स आर इन एनालॉग डोमेन. तुम में से कितने लोगों ने डीएसपी पढ़ा हुआ है? डीएसपी पढ़ा है तुम लोगों ने? जी सर. तो एक आध फिल्टर का जी. नाम तो बताओ जरा. FIR पढ़ा है? FIR, IIR. Yes sir. IIR भी पढ़ा है. सही है. तो क्या ये एनालॉग फिल्टर्स हैं या डिजिटल फिल्टर्स हैं? डिजिटल है. डिजिटल हैं. जरा कोई एक आध एनालॉग फिल्टर का नाम भी बताओ. पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में पढ़ा होगा. लीका कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? उसमें नहीं याद? बाइक्वाड का नाम नहीं याद? अच्छा, एनालॉग फिल्टर्स की पोल प्लेसमेंट के लिए कौन सी 2 टेक्निक्स यूज होती हैं? शेबी शेफ नहीं याद? दूसरी कौन सी होती थी शेबी शेफ के साथ? बटरवर्थ. बटरवर्थ होती थी. क्या फर्क होता था दोनों में, बटरवर्थ में और शेबी शेफ में? बटरवर्थ का रिस्पांस स्मूथ होता था गेन में, और जो शेबी शेफ था उसका साइनोसॉइडल. और हाँ, इसकी वजह मतलब बेसिकली इसको फिल्टर की टर्म्स में ही कहा जाता है कि पास बैंड में रिपल्स कम होते थे बटरवर्थ के.
और शेबी शेफ के पास बैंड में रिपल्स ज़्यादा होते थे। उसकी वजह क्या होती थी? राइट। तो अब खैर ये चीज़ें तुम लोगों को थोड़ा सा घर पे खुद से रिवाइज करनी होंगी। There used to be this thing. सर ये सवाल पूछना है, जिन्होंने AICTE 1 नहीं पढ़ा उसको वो किस तरीके से उसको फॉलो अप करेंगे? यार आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही। कौन बात कर रहा है और क्या कह रहा है? मौसम मौसम बात सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने AICTE 1 जो है वो नहीं पढ़ा, तो पहले मुझे वो पढ़ना पड़ेगा फिर फॉलो अप करूँ? अच्छा, AICTE 1 नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ, AICTE 1 के बगैर नहीं तो सर। फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ये पुराने स्टूडेंट्स से लो, और ये असल में इन्होंने जब से प्री रैक्स का सिलसिला हटाया है ना, देन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। के जाहिर है अब इस तरीके से तो आप बेसिकली इंक्रीमेंटली बिल्ड ही नहीं कर सकता फैकल्टी ना, कि अगर वो पिछली Yes, sir. चीज़ों के कॉन्सेप्ट बेस करते आगे लेकर चलेगा तो फिर फंस जाता है। तो अब ये तुम कहाँ, यहीं कराची में ही होते हो मोहसिन? नहीं सर, मैं हैदराबाद में होता सर अभी तो बस। नहीं, तुम नेस्कॉम से एसोसिएटेड हो या? नहीं मैं नॉन अच्छा, तुम नॉन अपना वो कर रहे हो, सही है। तो तुम्हें बहरहाल पुराने टीचर्स से लेकर और ये जो टीचिंग असिस्टेंट वगैरह हैं, फहद वगैरह, इनसे बात करके इनसे पुराने लेक्चर्स लो। AICTE 1 के बगैर ये बिल्कुल कोर्स समझ में नहीं आएगा तुम्हें। इसके अंदर ना सिर्फ AICTE 1 बल्कि पुराने जो अंडर ग्रेड के इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज हैं वो भी बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, वरना काफ़ी टफ हो जाएगा मामला। सर, ये कोर्स टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स तो बिल्कुल। कर सकते हैं सर वैसे अभी अगर? यार ये तुम्हें सादत साहब से पूछना पड़ेगा, वो कोई टाइमलाइन वगैरह होती है ड्रॉप करने की और सारा कुछ उनसे पूछ लो। ड्रॉप तो खैर किसी भी वक्त हो सकता है। तुमने क्या, अभी तुम्हारा पहला सेमेस्टर है MS में? यस सर। हाँ, तो पहले सेमेस्टर में ये कोर्स लेना जो है ना, ये तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे पहले ही सेमेस्टर में। मेरे ख्याल में आई वुड सजेस्ट के थोड़े और जो फाउंडेशन टाइप कोर्सेज है ना, थोड़ा सा वो लो। ये बड़ा ही कस्टमाइज सा कोर्स है, लेकिन बहरहाल बात करो, अगर नहीं होता तो फिर बताना, फिर भी मिलजुल के हल निकालते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भाई, ये एक यूनिट सर्किल हुआ करता था, कौन सा प्लेन होता था ये कौन सा प्लेन है, कुछ याद है? जिधर हम पोल्स प्लेस किया Z करते थे। plane, Z plane है। जेड प्लेन तो अगेन दैट्स डिजिटल ना, तो कहानी सारी खत्म हो गई फिर जब डिजिटल हो गए। अब तो यहाँ बैठे हैं, मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ फालतू में। J omega ये क्या sigma है? and J ये कौन सा प्लेन है? S plane। राइट। बटरवर्थ क्या करता था? बटरवर्थ वुड प्लेस पोल्स एट एन इक्वल डिस्टेंस, सही है, पास बैंड में इक्वल डिस्टेंस से पोल्स होते थे। जब आप इसका बोडे प्लॉट ड्रॉ किया करते थे, पोल से क्या होता है, ऊपर पोल जा रहा है, अब आप उससे दूर आ रहे हैं, फिर अगला पोल आ रहा है, उससे दूर आ रहे हैं। तो इससे पहले पोल्स को ऐसे रखता था कि इससे पहले कि पोल, तो यू यूज टू स्टे हियर, इस तरीके से हो जाता था, सही है। शेबी शेफ क्या करता था? शेबी शेफ जरा ना इलिप्टिकल हालत में पोल्स रखता था। सो शेबी शेफ के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपल्स आया करती थी, लेकिन देयर यूज्ड टू बी अ वेरी फास्ट पास बैंड टू स्टॉप बैंड ट्रांजिशन, सही है। सो फिल्टर के जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि देखना होता है। एक ये अब वो पास बैंड से स्टॉप बैंड में टहलता हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे कट ऑफ चाह रहा था, लेकिन वो आता टाइम लगा देता है और इन सबको फालतू में पास कर देता है। सो दैट्स आल्सो नॉट गुड। फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स तो है लेकिन ट्रांजिशन अच्छी नहीं है। सो आपको जो शेबी शेफ है, दैट गिव्स यू अ वेरी फास्ट ट्रांजिशन, लेकिन इधर हिलता जुलता रहता है। तो अब वो इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन कि आपने। सो खैर दिस वाज जस्ट अगेन के मतलब एनालॉग फिल्टर जाहिर है फिर किसी ने भी तमीज से पढ़ाए नहीं होते। तो अब तो हम तो ये तो दिस वाज अ स्टेप बैकवर्ड्स कि हाँ भाई पोल कैसे प्लेस करना है, अभी तो मतलब वो तो प्लेसमेंट हो गई। अब यहाँ तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्किट जो कि उन पोल्स को इम्प्लीमेंट
करे। सो ये जाना और सेड्रा से रिव्यू कर लेना, वरना बहुत मुश्किल होगा सेड्रा स्मिथ से शैबी शेफ और बटरवर्थ की जो पोल प्लेसमेंट की जो थ्योरी है वो पढ़ लेना, अदरवाइज इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब हम फिल्टर्स की बात किया करेंगे कि इसने ये पोल यहाँ रख दिया, इसने ये पोल यहाँ रख दिया, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। सही है। तो हम ये शुरू हुए थे इधर से कि here in different domain, may be in different domain, मतलब कई दफ़ा अगर आप लकी हैं डायरेक्टली आपको मिल जाए इलेक्ट्रॉनिक डोमेन, मैकेनिकल डोमेन में बैठे हैं, ऑप्टिकल डोमेन में बैठे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स टकरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपने यहाँ से बस दिस इज योर बाउंड्री, यू हैव टू एंटर इलेक्ट्रॉनिक डोमेन। सही है। तो प्री एम्पलीफायर भाई जो है ना, उनके ऊपर पड़ जाती हैं कुछ बड़ी खतरनाक किस्म की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके सबसे पहला ये काम होता है कि मेक सेंसर क्रॉस डोमेन क्रॉस करें और कहाँ आ जाएं। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइड पर आ जाएं, फिर आप आगे की बात करें। अच्छा, इस काम के लिए इतना सिंपल नहीं है कि आप सेंसर को बस उर्दू में इंग्लिश में बोलें और वो डोमेन क्रॉस कर जाए। हाउ टू डू दैट, यू हैव टू समहाउ बायस सेंसर। भाई अगर आप चाहते हैं कि कोई साहब जो हैं वो जो है वो IST जाने के बजाय कीट आ जाएं, तो आप उनको कीट के बारे में पॉजिटिवली बायस करेंगे। आप उनको कहेंगे कि जनाब कीट में तो मतलब सुबह शाम दूध की नहरें रहती हैं, ये होता है वो होता है, तभी आएंगे ना, वरना या तो बिल्कुल मतलब वो हैं बेवकूफ़ हैं, आगे पीछे देखे बगैर जिधर हवा चल रही है उधर जा रहे हैं। अगर थोड़ा सोच समझ रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव बायस। सो इसी लफ्ज़ को बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है कि बायस द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बायस क्या है कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो आप देखेंगे, यू वुड बी सरप्राइज्ड, इट वुड बी प्रीटी सिमिलर व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर। सही है। कई दफ़ा क्या होता है भाई के सेंसर का जो मैकेनिकल और थर्मल इंटरफेस है वो पड़ जाता है इन पे कि अब सेंसर साहब ने कहीं बैठना है आगे, आपका ये तो पूरा सही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिया, सेंसर साहब हैं वो अब वही डायफ्राम वही फिक्स प्लेट, भाई वो कहता है मुझे बिठाओ भी तो कहीं, मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो 2 तार लगा दिए, मैं क्या हवा में लटका रहा हूँ। तो वो मैकेनिकल इंटरफेस जो देना है उसको, समटाइम्स इट फॉल्स ऑन दिस। प्री एम्पलीफायर्स आप जो है मैकेनिकल इंटरफेस हैं, वो अपना कोई ऐसा जगह निकालें अपने अंदर कि जो इलेक्ट्रिकल पैड्स लग रहे हैं उसी से मैकेनिकल ग्रिप भी आए सेंसर में, तो ये एक एक्स्ट्रा रोल पड़ जाता है उनके ऊपर। फिर कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा भाई सेंसर साहब काम कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, अब क्या होगा, गर्म हो रहे हैं तो भाई उनको जो उनकी जो थर्मल लीकेज है वो अब प्री एम्पलीफायर साहब संभालें, थर्मली उनको किसी तरीके से कोई रास्ता दें। इलेक्ट्रिकली तो रास्ता देना ही है, वो उनकी आउटपुट तो रीड आउट करनी है सेंसर की, लेकिन थर्मली भी रास्ता दें ताकि उनकी जो हीट है ये है वो डिसिपेट हो सके। तो अब आपको वजह समझ में आ रही होगी कि प्री एम के ऊपर कुछ ऐसी उटपटांग किस्म की जिम्मेदारियां पड़ रही हैं कि वो एम्प वाली जिम्मेदारी जो है ना, एम्पलीफिकेशन वाली, उसमें फंस जाता है। वो कहता है यार इन सारी चीज़ों के साथ मैं एक हद से ज़्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं दे सकता भाई, आप या तो मुझसे एम्पलीफिकेशन ले लो, या मुझसे थर्मल मैकेनिकल इंटरफेस ले लो, या मुझसे डोमेन क्रॉस करवा लो। तो आप उसको कहते हैं चल यार तू ये सारे काम कर ले भाई, मैं आगे छोटी मोटी एम्पलीफिकेशन मजीद जो है डाल दूंगा। तो इसलिए एम्पलीफिकेशन को इन जनरल 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, और इन जनरल प्री एम्पलीफायर के ऊपर फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं डाली जाती। काफ़ी जो एग्रेसिव डिज़ाइन हैं वो कर देते हैं उधर ही, लेकिन आप आगे देखेंगे कि इसमें स्पेस कंस्ट्रेंट्स और ये वो जब हम एरे वाले सिस्टम्स की बात करेंगे लाइक इमेजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इट्स नॉट एज सिंपल, या आप जो है प्री एम्पलीफायर में जगह ही नहीं होगी कि आप उससे कोई और बात कर सकें। आप मतलब यही खुश होंगे कि चल भाई डोमेन क्रॉस करा दे और सिग्नल आगे भेज दे, मैं आगे संभालता हूँ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सही है। अब इसके लिए बायस करना है
सेंसर को, और उसके बाद हम मुख्तलिफ परफॉर्मेंस, तो हम अभी एक जो है क्विक स्ट्रक्चरल ओवरव्यू ले रहे हैं अब हम इस चेन का ना। अभी तो आगे हम कोई पर्टिकुलर टाइप का सेंसर पिक करेंगे, फिर उसका प्री एम्पलीफायर अलग होगा, एक और सेंसर का प्री एम्पलीफायर अलग होगा, वो तो हम देखते फिरेंगे जब देखेंगे। अभी हम एक जेनेरिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने बेसिकली ये वाला काम कराना कैसे, ये वाला काम कराना कैसे, वो हम देखेंगे हर पर्टिकुलर सेंसर के बारे में। सही है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस क्रॉसिंग डोमेन, क्योंकि हम ये थोड़ा सा जेनेरिक व्यू देख लें तो लेट्स गेट इनटू एक्चुअल सर्किट्स। क्रॉसिंग द डोमेन, सही है। क्या करें भाई, हाउ शुड वी क्रॉस द डोमेन? देखो अब मैं कहता हूँ यही वाली एग्जांपल ले लो, ये मैकेनिकल सिस्टम है, एक फिक्स प्लेट है, एक मूवेबल प्लेट है। हाउ डू वी कन्वर्ट change in displacement into an electrical or electronic quantity? हमने नाम तो लिखा हुआ है कि हम इस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करेंगे, और पीछे मैं जिक्र भी कर चुका हूँ कि किस तरीके से कन्वर्ट होती है। सो डू यू हैव एनी सजेशंस? दिस इज वेरी रेलेवेंट टू जो हम बायसिंग किया करते थे अपने ट्रांजिस्टर की। दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो हम लोग को याद दिलाने के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये कौन सा कर्व है भाई, इसका क्या नाम है? ना करो यार। बिलाल, इरफान, जी सर। कौन सा कर्व है भाई? सर ये VGS वर्सेस ID का कर्व है, जिसमें जब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तो देयर विल बी सर्टेन नाम ID। क्या होता है इसका? इस कर्व का नाम क्या है? मशहूर नाम? वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं भाई, वो तुम ये गलती के साथ साथ कुछ और ऐसी गलतियां भी करोगे तो वाजिबुल कत्ल ठहराए जाओगे तुम एनालॉग कम्युनिटी में। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों तरफ वोल्टेज होता है भाई, यहाँ भी यहाँ भी। यार मतलब इस पर तो सारा एनालॉग खड़ा हुआ है इस कर्व पे। सरप्राइज, ये भूल गए हो तुम लोग? इसके बगैर तो एनालॉग सर की बात क्वेश्चन ही नहीं हो रिपीट कर सकती दीजिए, यार। वो नेटवर्क की वजह से हाँ, प्रॉब्लम हो गया ये था। उससे उससे भी बुरा मामला है कि अब क्वेश्चन ही जो है वो रिपीट करना पड़े। बहरहाल दिस इज स्क्वायर लॉ, सही है। स्क्वायर लॉ क्या होता था भाई, जरा इक्वेशन बताना। म्यू सी एक्स डब्ल्यू बाई एल वी ओवर ड्राइव का स्क्वायर। सही है, स्क्वायर लॉ ठीक हो गया। इस पर आप क्या करते थे? यू यूज टू पिक अप एन ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते थे? डीसी वीजीएस एंड द डीसी आईडी। सही है, तो इधर जो आपका कोऑर्डिनेट है दैट इज योर डीसी वीजीएस, यहाँ पर जो है दैट इज योर डीसी आईडी। उसके ऊपर रखकर आप फिर क्या करते थे? यू यूज टू अप्लाई अ स्मॉल वीजीएस। कौन सा VGS? द AC VGS। ये क्या करता था? दिस यूज टू गिव यू अ रेस्पॉन्स स्मॉल सिग्नल ID। पूरा हमने ना सिर्फ प्लॉट बना के बड़ी डिटेल में किया था, बल्कि इसकी मैथमेटिक्स भी करी थी। सो दैट्स हाउ वी यूज टू बायस मॉसफेट। खुद थोड़ी चल जाया करता था। मॉसफेट को अगर यहाँ बायस कर दोगे
उसके आगे फिर पीछे तालियां पीट लो, नहीं चलने वाला। यहाँ बायस कर दो, चल रहा है, आउटपुट की लिमिट आ गई है, नहीं चलने वाला, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला। तमीज से जब तक उसको ला के यहाँ नहीं रखोगे, और उसके बाद फिर वी यूज टू कैलकुलेट इस यहाँ पे स्लोप को क्या कहते थे? स्लोप एट क्यू पॉइंट क्या होता था? Transconductance. Yeah, so that was GM. पिछला AICD 1 का ना मैं एक क्विज रखवाता हूँ संडे को तुम लोगों का, सही है? उस क्विज में जो फेल होगा तो मैं उसका ही कोर्स ड्रॉप करवा दूंगा, और जो बहुत बुरा फेल होगा उसको तो फिर जो है इंशाल्लाह उससे फेस टू फेस मुलाकात होगी, और फिर जो कुछ बातें होंगी वो नाकाबिले अशात और नाकाबिले तबात होंगी। ना मैं किसी को बता पाऊंगा, ना वो किसी को बता पाएगा। तो उस वक्त के आने से पहले आप AICD 1 में जो कुछ पढ़ा है वो रिवाइज कर लें, वरना ये कोर्स में ना, इस कोर्स में मैं बता रहा हूँ, दिन में तारे वारे नजर आएंगे। अच्छा खैर, तो ये तो चलो थोड़ी सी ये याददाश्त वापस आई कि ये एक इस टाइप का कर्व होता था, बायस करते थे, क्या करते थे, वॉट एवर। सो हाउ कैन वी मेक अवर सिस्टम क्रॉस डोमेन? अगेन कि सिस्टम का कोई रिस्पॉन्स है, जो कि मैं कुछ भी ऐसी लाइन बना देता हूँ, लेट अस बायस इट इलेक्ट्रिकली, सही है, एंड लेट अस पिक एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग पॉइंट। अब ये कैसे होगा यार? ये एक फिक्स मेम्ब्रेन है, और ये ऊपर उसके एक और मेम्ब्रेन है जो कि स्प्रिंग से अटैच है, ये फिक्स ऊपर, और ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो भाई अब मैं इसको इलेक्ट्रिकली, हाउ डू आई इलेक्ट्रिकली excite it? How do I pick an electrical or electronic operating point? By storing something electrical in it. क्या? So let's store positive charge here and negative charge here. तो ये बीच में एक epsilon r है ना, this is like a dielectric. So what if I just apply a DC source like this, minus plus V bias, ऐसे मैं कर दूं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बीच में देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, सही है? सो नाउ दिस टर्न्स इनटू अ चार्ज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज बिहेविंग लाइक फिक्स्ड कैपेसिटेंस, सही है? उसके बाद क्या होगा कि ये जब कॉस्टिक प्रेशर की वजह से इधर आकर ये मेम्ब्रेन जब ऊपर नीचे होगी, तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा होगा, यहाँ पर D0 माइनस डेल्टा डी प्लस माइनस डेल्टा डी कर लो, चलो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो जब ये चेंज होगा तो ये वही बात होगी कि आपने एक ऑपरेटिंग पॉइंट पर रखकर जो छोटा मोटा इधर आपने चेंज कराया है, उस चेंज की वजह से इधर आपको एक चेंज मिला करेगा, सही है? यहाँ आपने क्या चेंज कराया? आपने एक पर्टिकुलर डी, तो आप जो है आगे पीछे आप कर रहे हैं, सही है? यहाँ आपको क्या मिल रहा है? ये आपका सी है। अच्छा, आप सी और डी के बीच में आप आए कैसे? सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, A/D, सही है, प्लस माइनस डेल्टा डी। जब तक ये यहाँ बैठा है ऑपरेटिंग पॉइंट पर, तो डेल्टा डी 0, A/D बस चुप करके यहाँ बैठा हो। सो इट्स गिविंग राइज टू अ फिक्स DC कैपेसिटेंस, ठीक है? जब ये थोड़ा हिल रहा है AC की वजह से, तो थोड़ा जो इधर आ रही है आपकी, देयर इज प्लस माइनस डेल्टा सी। तो आपने क्या किया कि इफ यू वांट टू क्रॉस डोमेन, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली बायस और excite the sensor structure, सही है? तो हमने क्या किया, हमने इसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया, इधर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, नीचे नेगेटिव वोल्टेज लगाया, और ये एक कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो गया, सही है? अब चलो इसका देखते हैं। ये तो है ही एक फोटो डायोड। फोटो डायोड पे आगे जनाब एक फोटोन आगे टकराया। फोटो डायोड किस टाइप की चीज है? ये न्यूक्लियस अंदर बैठा है, ये वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल में ये रहा इलेक्ट्रॉनिक, इससे आगे फोटोन टकराया है और कहाँ ले गया उसको? उठकर पुड़ुक करके कंडक्शन बैंड में ले गया। अब कंडक्शन बैंड में ले गया, बहुत जबरदस्त बात है। अब हमारी तरफ क्यों आएगा भाई इलेक्ट्रॉन? अब हमारी तरफ कौन सी है? चलो यहाँ बना देता हूँ मैं, हमारी तरफ है ये रीड आउट। तो इधर क्यों आएगा इलेक्ट्रॉन और इधर क्यों नहीं चला जाएगा? इधर जाने के बजाय इधर क्यों आएगा?
कैसे बुलाऊं भाई मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इधर कैसे बुलाऊं और इधर कैसे जाने से रोकूं? सर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर उसके किस टाइप का वोल्टेज? पॉजिटिव सोर्स लगाएंगे। पॉजिटिव वोल्टेज, सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है गोज ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करूं कि यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज दूं, यहाँ नेगेटिव दूं, तो पॉजिटिव फील्ड जो है वो किस तरफ है? इधर से इधर है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जनरेट हुआ प्लग करके इधर आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, फिर एक बायस वोल्टेज, फिर एक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन प्रोवाइड करी। तो मैंने ऑप्टिकल डोमेन से इलेक्ट्रिकल डोमेन की तरफ क्रॉसिंग जो है ना वो कर ली। फिर वही LDR, सही है, फिर वही फोटोन। कैसे R चेंज होगा तो किस चीज के चेंज के थ्रू पता चलाऊं कि R चेंज हुआ है? LDR यूज किया कभी? भाई R चेंज हो तो किस चीज के चेंज के थ्रू पता चला लूं कि R चेंज हुआ है? Voltage. Sure. So what I can do is that I can apply a fixed VB, and because of the changing R, I would have a change in current. सही है। अब इस चेंज इन करंट को आप एक और रजिस्टर से गुजार दें, उधर उसको चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें, सही है। सो दोबारा क्या किया मैंने, आई अप्लाइड अ बायस, सही है। सो द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू क्रॉस डोमेन इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमेन, डू दिस, सही है। तो प्री एम्पलीफायर की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि उसने किसी ना किसी तरीके से कोई अपनी साइड पे फेवरेबल बायस अप्लाई करना चाहिए। तो प्री एम्प का पहला काम आपको सूटेबल, और देख लो तीनों सिनारियोज में क्या अप्लाई किया, बायस वोल्टेज, सही है। एक सूटेबल बायस वोल्टेज अप्लाई करना है और फिर जाकर जो है देखना है कि वो सेंसर जो है डोमेन क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इट हैज टू डू। अच्छा, यहीं से फिर 50 किस्म के मसले खड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब वो 50 किस्म के क्या मसले खड़ा होना शुरू हो जाते हैं कि आप, जाहिर है, let me do something like this. चलो, the best example would be this photodiode. So photodiode दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, सही है। तो यहाँ पर अभी बात हुई, यहाँ पर आपका रीड आउट सर्किट बैठा है, सही है, और यहाँ पर आपने प्लस माइनस वोल्टेज देना है। सो हाउ अबाउट, और यहाँ रीड आउट सर्किट बैठा है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? यहाँ ना, लेफ्ट पे भेजना है ना, और ये बायस वोल्टेज भी अप्लाई करना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाट काइंड ऑफ सोर्स is a voltage source? Is it a low impedance source and ideally a zero impedance source, or is it a high impedance source or ideally an infinite impedance source? voltage source किस टाइप की सोर्स होती है, लो इम्पीडेंस या हाई इम्पीडेंस, और इसका मतलब क्या होता है? इस पे भी काफी तफसीली बात हुई थी। बताओ यार। क्या तुम लोगों के ख्याल में इस सिनारियो में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे जाएगा?
सर हाई इम्पीडेंस होगी। कौन हाई इम्पीडेंस होगी? वोल्टेज सोर्स? नहीं, सोर्स तो डीसी लगाएंगे, डीसी पैसिंग करते हैं हम। तो डीसी सोर्स हाई इम्पीडेंस होती है कि नहीं होती है कि क्या मतलब? ये इस जवाब में तो 6 सवाल और छुपे हैं ना। वोल्टेज सोर्स चाहे वो एसी हो डीसी हो, क्या वो लो इम्पीडेंस होती है हाई इम्पीडेंस होती है? और लो इम्पीडेंस हाई इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? किसी नोड को, किसी सर्किट की नोड को अगर कहा जाए कि भाई ये नोड जो है लो इम्पीडेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है? वहाँ करंट ज़्यादा देना होता है। नहीं, अभी ये मतलब ये उर्दू लिटरेचर से जो है ना ख्यालात का इजहार इलेक्ट्रॉनिक लोडेड साइड हो पर जाता है। नहीं, वो तो लोड के पर्सपेक्टिव से है। मतलब इस वक्त जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, there is something else, that is with respect to change in voltage and change in current. तो राइट, तो अच्छा, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में फर्क क्या होता है भाई? दोनों सोर्सेज हैं, एक कहती है मैं वोल्टेज में चेंज नहीं आने दूंगी, एक कहती है करंट में चेंज नहीं आने दूंगी। कौन सी लो इम्पीडेंस हुई, कौन सी हाई इम्पीडेंस हुई? यार ये तो दिस इज नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या हो गया? एक कहती है मैं वोल्टेज में चेंज नहीं आने दूंगी, यानी कि डेल्टा वी इज जीरो, करंट कितना भी चेंज कर दो, सो दैट्स जीरो इम्पीडेंस, दैट्स लो इम्पीडेंस, दैट्स अ वोल्टेज सोर्स। एक कहती है करंट में चेंज नहीं आने दूंगी, वोल्टेज कितना भी चेंज कर दो, सो दैट्स डेल्टा आई इज जीरो, तो वी ओवर आई इज इनफाइनाइट, सो दैट्स हाई इम्पीडेंस, सो दैट्स अ करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स इज लो इम्पीडेंस। लो इम्पीडेंस क्या वादा करती है? करंट करते रहो चेंज, वोल्टेज चेंज नहीं आने दूंगी। कैसे? करंट कौन चेंज कर रहा है? करंट ये चेंज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यदि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस नोड पर मैं कुछ चेंज आने दूं करंट में, सॉरी वोल्टेज में, तो जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगा, अगर वोल्टेज ऊपर कर रहा होगा मैं उसे पी जाऊंगी, नीचे कर रहा होगा तो इधर से मैं एक्स्ट्रा चार्ज दूंगी, हिलने नहीं दूंगी वोल्टेज को। तो ये तो आपने इस नोड को तबाह कर दिया। आप तो इस नोड को यहाँ बैठकर सेंस और रीड आउट करने बैठे थे, ये तो आपने इसको एक वोल्टेज सोर्स से चुका के उसका वोल्टेज, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिल के दे। तो भाई ये वाला सिलसिला तो नहीं हो सकता। तो अब मैं बायस वोल्टेज अप्लाई कैसे करूं भाई? अब ये सिलसिला नहीं हो सकता। सो नाउ आई हैव टू कम अप विद एन इनडायरेक्ट मैनर कि मैंने यहाँ कहीं बायस वोल्टेज दिया एंड देन रीड आउट सर्किट समहाउ क्रिएट्स दिस प्लस माइनस वीबी। तो अब ये तफरी चीज कैसे होती है ये हमें देखना होगा कि रीड आउट सर्किट साहब जो हैं विदाउट टचिंग दैट नोड इन अ लो इम्पीडेंस मैनर, वो उसको सिंक इन भी कर सकें जो करंट आ रहा है, फोटो करंट जो आ रहा है फोटो डायोड से, ताकि उसको वो रीड आउट सर्किट से गुजरे और उसको आप रीड आउट करें और उधर वो बायस वोल्टेज भी जनरेट करें। यहाँ से अब फिर देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बायस स्टेबिलिटी। क्या preamp का indirect method of generating this bias, is it powerful enough कि ये करंट आए करंट आए करंट आए, कम आए ज़्यादा आए ज़्यादा आए कम आए जो भी आए, is it powerful enough कि यहाँ पर bias हमेशा फिक्स रहेगा? bias फिक्स रहने का मकसद क्या है? bias फिक्स रहने का मतलब ये है कि क्या आप हमेशा Q पर होंगे या Q भी ऊपर नीचे होता रहेगा? तो pre-amplifier has to make sure कि it achieves a decent amount of bias stability, वरना it's not a good pre-amplifier. अब आप आगे देखेंगे कि it's not that simple. pre-amplifier साहब को काफ़ी मतलब जो है ना मसले पड़ा करेंगे just to achieve bias stability. वो कहेंगे ये सर्किट लगा दो, आप कहेंगे भाई जगह ही नहीं है, वो कहेंगे ये सर्किट लगा दो, आप कहेंगे भाई पावर बजट ही नहीं है तेरे पास, मैं कैसे लगा दूंगा? वो कहेगा भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास मतलब आई एम जस्ट
आई कैन गिव यू अ बायस स्टेबिलिटी ऑफ 70%। उसके बाद जब करंट ज़्यादा आएगा मेरा बायस हिल जाएगा, मुझसे नहीं कहना। सो यू वुड लिव विद इट। आप कहेंगे ठीक है हायर इनपुट पे हिल जाए भाई, सो दैट्स नॉन लीनियरिटी। आप कहेंगे भाई मेरे सिस्टम की लीनियरिटी अच्छी नहीं है, लार्जर इनपुट सही है। सो दीज थिंग्स आर सम थिंग्स जो कि प्री एम्पलीफायर को, इसको हम एक्चुअल सेंस में हम देखेंगे जब हम मतलब एक्चुअल डिजाइन करेंगे प्री एम्पलीफायर वगैरह। लेकिन दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपने याद रखनी है कि इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल के प्री एम्पलीफायर के नाम से आपको लगा कि ये ऐसी कि छोटा मोटा कंपोनेंट है, कुछ भी नहीं करता होगा। सही। सो लेट मी ड्रॉ प्री एम्पलीफायर एज दिस बॉक्स। यहाँ कहीं बैठा है सेंसर, सेंसर से ये चले आप और ये प्री एम्पलीफायर में एंटर हुए। यहाँ से अंदर झांका करते थे हम जब किसी अपने पुराने एम्पलीफायर में, वहां जो हमें इम्पीडेंस नजर आती थी उसको क्या कहते थे? यार तुम लोग AICD 1 बिल्कुल भूल कर आए हो। राइट। सो द इनपुट इम्पीडेंस, क्या ख्याल है? फॉर अ गुड प्री एम्पलीफायर शुड दिस RN बी हाई और शुड इट बी लो? High. शुड बी हाई। सोच लो भाई। किस वजह से हाई? चलें होगा तो पूरी हम वजह इजीली बताएं। इसको ड्राइव कर सकेंगे ना, हाँ मतलब लो अब करंट इस की वजह से इजीली ड्राइव हो जाएगा। हाँ अब इस वक्त तो ड्राइव तो बेचारा जो कर रहा है इसको वो सेंसर है। सही है। तो अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सेंसर कुछ करंट फेंक रहा है इसकी तरफ और ये कहता है कि भाई मैं तो हाई इंपीडेंस हूँ, आप यहाँ कहाँ तशरीफ ला रहे हैं? हाई इंपीडेंस तो करंट को रेजिस्ट करता है ना, इसीलिए हाई इंपीडेंस होता है। तो वो जाहिर सेंसर हो जाएगा, सर इधर कहाँ करंट भेज रहे हैं आप, इधर तो हाई इंपीडेंस बैठी है, अब जिधर आपको लो इंपीडेंस नजर आए उधर निकल जाएं आप। तो एक तो एंगल ये हो गया। एक एंगल वो है जो तुम लोग कह रहे हो कुछ गोलमोल सा करके कि हाई इंपीडेंस होगा तो ड्राइव हो जाएगा। तो उस वक्त सेंसर क्या दे रहा होगा? उस वक्त सेंसर शायद करंट नहीं दे रहा होगा, कुछ और दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? Voltage. वोल्टेज दे रहा होगा। तो उसको हाई इंपीडेंस से कैसे फायदा होगा? थोड़ा सा मतलब जरा सलीस अल्फाज में एक्सप्लेन करें। वोल्टेज देगा तो उसको करंट का लॉस नहीं होगा ना, पावर हंग्री नहीं होगा वो। मतलब ये सलीस अल्फाज नहीं है ना, ये तो फिर शायरी है जिसमें कि बहुत सारे इशारे किनाए हैं। सामने वाला समझ जाए, वरना रोता पीटता रहेगा गालिब ने क्या कहा था शेर में। तो वोल्टेज दे रहा है एक सेंसर, वो क्या चाहेगा कि सामने वाला उससे क्या करे, उस वोल्टेज के बदले में उससे क्या ना मांगे। उसने वोल्टेज ड्राइव करना है, वोल्टेज पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट उसने प्री एम्पलीफायर के मुंह तक पहुंचाना है। अब प्री एम्पलीफायर उससे क्या है कि भाई 1 वोल्ट मेरे गेट डेवलप होगा जब आप 1 मिली एम्पेयर करंट देंगे। तो इसका मतलब है कि उसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो 1 किलो ओम है। अब 1 मिली एम्पेयर बेचारा सेंसर अगर उसके पास होता आईसीज में, तो वो उसको प्री एम्पलीफायर के पास जाने की जरूरत ही क्या थी भाई? इतना तो प्री एम्पलीफायर के पास खुद नहीं होता। तो अब ये कि वो ये चाहेगा कि भाई मैं ये वोल्टेज देना चाहता हूँ, आप मुझसे इसके बदले में करंट ना मांगे ज्यादा। इस वक्त क्या चाहेगा सेंसर कि काश कि आपकी RN एज हाई एज पॉसिबल होती। सही है। तो दूसरे सिनारियो में जब सेंसर करंट फेंक रहा है उस वक्त ये चाहेगा कि आपकी RN एज लो एज पॉसिबल होती ताकि करंट निकलती आपकी तरफ जाए, इधर उधर कहीं ना चला जाए। सही है। तो RN इनफाइनाइट और कोर्स हम आइडियल की बात कर रहे हैं, ना इनफाइनाइट मिलने वाला है ना जीरो मिलने वाला है।
सही। तो अगली जो चीज आपके प्री एम्पलीफायर पे पड़ गई है रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज क्या थी अभी आपने देखा कि यार कोई इनडायरेक्ट तरीका लाओ कि विदाउट क्लैंपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द सेंसर मुझे एक बायस, किसी तरीके से सेंसर को बायस करके दो ताकि वो डोमेन क्रॉस कर सके एंड अचीव अ रीजनेबल बायस स्टेबिलिटी। सही है, ये पड़ गई उसके सर पे। दूसरा ये कि भाई किसी तरीके से प्रॉपर इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन करो तो सिग्नल आपकी तरफ आए, आपके इधर उधर मतलब पैरासिटिक्स की तरफ ना चला जाए। अब अगर वोल्टेज मोड में लो इम्पीडेंस दे दी तो सेंसर गया, ड्राइव ही नहीं कर पा रहा, और करंट मोड में हाई इम्पीडेंस दे दी वो जाहिर है वो फिर करंट जो आ रहा है वो इधर उधर जाएगा इधर आने की वजह। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सेंसर है क्या, देता क्या है। सो देन यू गोइंग टू डिफाइन कि किस टाइप का प्री एम्पलीफायर बनेगा। सही। फिर then there are certain things like structural constraints हैं, size constraints हैं। देखो यार अब तुम लोगों के पास, सबके पास मोबाइल हैं, उसमें इन जनरल मेरे ख्याल में इस वक्त सभी के पास शायद 10 मेगापिक्सल ज़्यादा चलो 9 मेगापिक्सल अज्यूम कर लेते हैं, तो 3 मेगा ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, 3 मेगा ऐसे, 3 मिलियन, और 3 मिलियन जो है ना दैट इज अ ह्यूज एरे। साइज देख लो तो फ्यू के अंदर बैठा है। फ्यू को ज़रा डिवाइड करो 3 मिलियन से, सो यू गोइंग टू सी कि तुम्हारा जो एक पिक्सल का साइज निकल रहा है ना दैट इज लेस देन 10 माइक्रो बाय 10 माइक्रो। अब इसी पिक्सल के अंदर आगे हम देखेंगे, इसी पिक्सल के अंदर कई दफ़ा डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका 60% कौन हो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट हो। ये तो वो साहब हैं जिन पे लाइट पड़ती है, फोटो डायोड बनते हैं और फोटो करंट जनरेट करते हैं। बाकी 40% में क्या हो? ऑफ कोर्स प्री एम्पलीफायर हो। तो अब आप जगह का सोचेंगे, इस प्री एम्पलीफायर में आपने बायस भी लाना है, आपने अच्छी आरएन भी लानी है, आपने करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन भी करनी है, इंटीग्रेशन भी करनी है, आपने ये बेचारा उसके पास इन जगहों में कैसे करता फिरेगा। So for certain array applications, preamplifier is really constrained from size perspective कि आपने you have to follow, आपका बहुत जबरदस्त आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, एनालॉग सर्किट है, सब कुछ है, लेकिन जगह ही नहीं है जिसमें आप वो सारा कुछ डालते फिरें। ये आगे हम देखेंगे कुछ पेपर्स में, जो कि मेरे अपने एक आध पेपर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह ट्राई करेंगे और उनको देखेंगे कि कोई टेक्निक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन डालने की जब जगह ही नहीं है तो फिर आप you have to give up on performance. So pre-amplifier का हमने एक अच्छा मतलब एक लिहाज से इंट्रोडक्शन लिया कि हाँ भाई उसमें बायस सेटिंग भी करनी है, और आगे जो है उसने आरएन भी प्रोवाइड करनी है, और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स को भी उसने जिधर ज़रूरत पड़े तो उधर फॉलो करना है, जिधर मामला खुला है उधर ओके कि हम उसको जो है लेकर हम चलाएं। सही है। तो इसी तरीके से अगर मैं तुम चेन के अंदर जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जस्ट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दैट, कि ये चेन भी हमने देखी थी। अगला जो एम्पलीफायर है उस पे इतने कंस्ट्रेंट्स नहीं है, डजंट रियली हैव टू सी के सेंसर क्या है, क्या उसको बायस देना वगैरह। उसने बस आंख बंद करके देखना है कि यार अच्छा यहाँ से इतना वोल्टेज आ रहा है ना, इतना क्लोज लूप गेन चाहिए। सो दैट इज रिलेटिवली इजी, मतलब वो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि कम से कम लो पावर हो, एरिया ज़्यादा ना खींचे, ये करे वो करे, बट दैट डजंट हैव टू लुक एट मल्टीपल डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स की जगह ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस टाइप मसला मसाइल। सो दैट्स रिलेटिवली इजी। इसमें आप जो देख चुके हैं फॉर एग्जांपल टेलीस्कोपिक या फोल्डेड कैस्कोड, इस टाइप की चीज़ें लगती हैं। हाँ, कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि इसी के अंदर जो फिल्टर्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसके साथ, तो वो then it becomes a rather complicated circuit। तो फिल्टर्स हम देखेंगे, फिल्टर्स में हम ना सिर्फ
एनालॉग कंटिन्यूस टाइम देखेंगे, बल्कि हम डिस्क्रीट टाइम फिल्टर जिसमें स्विच कैपेसिटर फिल्टर्स होते हैं वो भी देखेंगे। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट के अभी इस पर बात हम कर लेते हैं। तो ये बहरहाल सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, देन यहाँ से यहाँ गया। अच्छा, बफर भी ऑब्वियसली यहाँ यू वांट के आर इन आइडियली हाई हो बफर की, और यहाँ आपको जो आर आउट दे बफर, ये आप देख चुके हैं कि कॉमन ड्रेन जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी थी, तो उसमें उसका जो आर आउट होती थी वो लो होती थी, उसका वोल्टेज गेन इज 1 ऑब्वियसली। सो व्हाट यू वांट हियर कि आप वोल्टेज गेन वगैरह की जरूरत नहीं है, नाउ यू नीड करंट गेन। सो यू सॉरी, यहाँ इनफाइनाइट नहीं है, ये 0 है। तो कि आपको बेसिकली ये हो कि भाई यहाँ कम करंट ड्राइव कर सकता था, यहाँ ज़्यादा करंट ड्राइव करना है लोड पे, ऑफ चिप है या जो भी है, उसको वो ये सपोर्ट दे बफर। लेकिन अगेन यू लाइक इट्स पावर एफिशिएंट, इट्स एरिया एफिशिएंट। ऐसा नहीं चाहेंगे आप कि आधी चिप में आपका बफर बैठा हो खाली, सही है, बफर साहब खुद से कोई नॉइज चॉइस फालतू में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ टाइप के सेंसर्स के प्री एम्पलीफायर्स देखेंगे, एम्पलीफायर्स फिल्टर्स की टेक्निक्स देखेंगे, हम बफर्स देखेंगे कि किस तरीके से बफर्स के लिए भी यार ये तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, ये मैं तुम्हें याद दिलाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में तुम लोगों ने थोड़ा सा जाना वो सेड्रा में, ये थोड़ा सा देख कर आना, क्लास ए बी कम से कम इतना देख कर आना, तो वरना फिर थोड़ा सा फिर वही होगा कि पीछे आके आना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम कुछ मल्टीपल एडीसीज जो कि सिंपल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल R2R तुम लोगों ने देखा है, उसको एक दफा फिर से देखा, R2R इंटीग्रेटिंग एडीसीज देखेंगे, एक आध और सैम्पल एडीसी का कॉन्सेप्ट हम टच करेंगे, एंड दिस इज वेयर द कोर्स वुड एक्चुअली एंड। सही है, एडीसी तक जाके दिस पार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ऑल्दो कि इसका डिजाइन इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये जो सारा मामला है इसका तो डिजाइन हमने इस कोर्स में करना है, इसका डिजाइन इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर तुम जब तक किसी सेंसर को नहीं देखोगे तो उसका प्री एम्पलीफायर नहीं बना सकते। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि भाई आर एन हाई रखनी है, लो रखनी है, वो सेंसर पर डिपेंड करेगा। सो वी वुड लुक इनटू कपल ऑफ सेंसर्स, उनका फैब्रिकेशन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सही है, तो वो हम देखेंगे, और उसकी बेसिस पर फिर हम लेकर मामला को आगे चलेंगे कि उनका प्री एम्पलीफायर किस टाइप का होगा। सही, ठीक। तो ये तुम लोगों को इस कोर्स का आई होप के अब स्कोप समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक MEMS माइक्रोफोन को देखने वाले हैं। इसका पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर जो है हम बेसिकली जो है इसकी फिर IV कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, हम इसका रीडआउट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी अपनी थीसिस को तुम लोगों ने रेफर करना है, ये मैं तुम लोगों को अटैच कर दूंगा, सही है इरफान, ये तुमने सबको फिर डाल देना है, LMS वगैरह पे भी डाल देंगे। सो इसमें जो सेंसर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा रिव्यू करना है, हम अभी उसको देख भी लेते हैं। तो अब जैसे IC फैब्रिकेशन का प्रोसेस है ना, ये MEMS फैब्रिकेशन, अगेन वी आर really not going to go into exact details of MEMS fabrication, हमने roughly समझना है। तो MEMS fabrication भी वैसे ही IC fabrication की तरह का गेम है। IC fabrication में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वही डिपोजिशन, सही है, वही एचिंग, वही पैटर्निंग, सही है, जिसको कि आप
लिथोग्राफी भी कहते हैं। सही है। तो आप एक एक चीज डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, उसमें से अपनी मर्जी की चीज हटा देते हैं, बाकी जो चीज है तो एचिंग कर देते हैं, जो चीज हटानी है, बाकी अपनी मर्जी की चीज को वहीं रहने देते हैं। फिर उसके ऊपर अगली चीज डिपॉजिट करते हैं, फिर पैटर्निंग करते हैं, मास्क, फिर जो नहीं चाहिए हटा देते हैं, बाकी चीज को वहीं रहने देते हैं। और हैं सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं इसमें, these are the main processes. So MEMS fabrication is the same thing, मतलब it's very much compatible with CMOS. तो एक MEMS microphone, they started with bulk, सही है। अब वो इस टाइप का एक चलो 3D व्यू लेते हैं। स्टार्ट विद बल्क, उसके ऊपर उन्होंने डाला एक मेम्ब्रेन, सही है। ये मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से कोनों पर ऐसे भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी बनाया एक उन्होंने, सही है। अब क्या किया, अब मैं साइड व्यू अगर दिखाऊं तो मेम्ब्रेन ऐसे पड़ा हो, सही है। इसके नीचे से आए ये, और ये मेम्ब्रेन जो है अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये ऐसे करके स्प्रिंग से बैठा है, ऐसे करके ऐसे बैठा है। इसके नीचे से आए और इतना ये बल्क को खा गए, ये सारा हिस्सा ये नीचे से आके इधर से आके दबा दिया। तो अब जो शक्ल निकली इस मेम्ब्रेन की वो कुछ ऐसे निकली। तो जो अब स्ट्रक्चर की शक्ल यार आवाज आ रही है तुम लोगों को? जी हेलो। सर, जी सर आ रही है। हाँ सही। So the structure just got converted into okay. I wish I had a अब ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन इधर लटकी हुई है और ये ऐसे स्प्रिंग से इधर अटैच है, सही है। सो नाउ दिस इज मूवेबल। इसके नीचे से जो मैकेनिकल सपोर्ट थी ना वो सारी इधर से हट गई, ठीक है। अब इसके ऊपर लाकर इन्होंने एक और स्ट्रक्चर डिपॉजिट करा, ऐसे यूं करके उसको ऐसे करके बिठा दिया, सही है। उसके बाद क्या करा, इसमें ना थोड़े यहाँ सुराख, यहाँ सुराख, यहाँ सुराख किया। तो अब वो जो स्ट्रक्चर बना वो बना, फाइनली सही बन जाए मुझे लग रहा है, सही। तो ये मेम्ब्रेन इधर ऐसे करके इन चीज़ों से लटकी है, और ये आपका इधर जो स्ट्रक्चर बना, सुराख सुराख सुराख, और ये आके इधर बैठ गया है,
सही है। अब ये सुराख ऐसा नहीं है कि लटका हुआ है, ये जाहिर है ये अगर इसको इस इधर आके बैठा हुआ है और इधर आके भी बैठा हुआ है तो मतलब इन्हें इन्हें सपोर्ट है। अब क्या हुआ कि अब जो अकॉस्टिक प्रेशर आएगा इसमें वो यहाँ से आएगा, जब आप बोलेंगे इनसे गुजर जाएगा अकॉस्टिक प्रेशर, इसको जाके धक्का मारेगा, ये ऊपर नीचे हिलेगी। सो दिस इज योर फिक्स्ड बैक प्लेट एंड दिस इज योर मूविंग मेम्ब्रेन, जो नाम मेरी थीसिस में यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने सेंसर का फैब्रिकेट किया। अब उन्होंने दिस इज मतलब रियल सिनारियो, ये फिर जब मेरा पीएचडी स्टार्ट हुआ तो वो आपके पास आए, कहा कि भाई ये है स्ट्रक्चर, आप इसका जरा रीड आउट बना दें। तो अब जाहिर है एक कनेक्शन उन्होंने कहा कि आपके पास ये रहा रीड आउट का, वो जैसे भी निकाला जहां से भी निकाला वो उनका मसला। एक कनेक्शन ये रहा, एक कनेक्शन ये रहा बल्ब का। अच्छा ये जो मेम्ब्रेन आके बैठी है नीचे जो है थोड़ा 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 ये इंसुलेटर है, ये इस पर इंसुलेटर बैठा हुआ है। सही है, तो अब जाहिर है अब ये स्ट्रक्चर पकड़ा के उन्होंने कहा ये 3 टर्मिनल आपके पास, बैक प्लेट, मूविंग मेम्ब्रेन और ये रहा सबस्ट्रेट। तो चलें आप शुरू हो जाएं इसका रीड आउट बनाना। अब भाई इस चीज का रीड आउट मैं पहले कैसे बनाऊं? सो व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट? कोई भी सिस्टम आपके पास आए तो उसका इलेक्ट्रिकल की अपाचा करने से पहले उसका क्या चाहिए होता है? ट्रांजिस्टर के साथ हमने सलूक किया था, सो याद तो है तुम लोगों ने रहता है, लेकिन ये कि ट्रांजिस्टर हमारे पास आया था तो सबसे पहले उसका हमने आईवी से पहले क्या किया था, सॉरी उसकी सर्किट एनालिसिस से पहले क्या किया था, उसका क्या बनाया था? स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बनाया था? स्ट्रक्चर बनाया था, फिर इसकी बाइसिंग की थी। नहीं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? यार ये देखो मैं कितनी दफा कह चुका हूँ, AICD-1 के बगैर जो है ना, इससे बेहतर है कि हम हालात हाजरा पे बातचीत कर लिया करें कि ट्रम्प ने अच्छा किया कि बुरा किया, कि इमरान खान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि शायद उसका तो कुछ फायदा हो जाए, AICD-2 का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम लोगों को AICD-1 याद नहीं है। तो मैं अगली दफा से स्मॉल सिग्नल बना था। नहीं, स्मॉल सिग्नल से पहले एक और चीज थी जो बनाया था। स्मॉल सिग्नल होता क्या है? मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर, क्या होता है स्मॉल सिग्नल, क्या चीज क्या होती है? सर उससे हम गेन वगैरह आर इन आर आउट ये सब कैलकुलेट हाँ, करते हैं। लेकिन इसको कहते क्या है? स्मॉल सिग्नल इज व्हाट? स्मॉल सिग्नल पूरा आगे नाम क्या है? स्मॉल सिग्नल क्या चीज क्या है? मॉडल, स्मॉल पर सिग्नल मॉडल। हाँ, मॉडल क्या कौन सा मॉडल? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाया था ना यार ट्रांजिस्टर का। सही है, तो इसी तरीके से पहले इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाओ तो फिर कुछ आगे जो है वो मामला हो। तो अब एक जो चीज नजर आ रही है भाई, जो काम की चीज है वो क्या है कि ये मूविंग मेम्ब्रेन और ये फिक्स बैक प्लेट, इसके बीच में देयर इज अ डी, और ये डी चेंज होता है क्योंकि ये मूविंग मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होती है, नीचे तो कुछ है ही नहीं इधर। इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है दैट इज आवर फिक्स वेरिएबल कैपेसिटेंस, जो कि वी गेट इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस इंसिडेंट अकॉस्टिक प्रेशर। तो इसके बीच में आई कैन हैव दिस, इसको मैं कह देता हूँ भाई द मूविंग कैपेसिटेंस। सही है। अच्छा ये साहब जो हैं बेसिकली मूविंग मेम्ब्रेन, ये सबस्ट्रेट पे बैठे हैं और यहाँ एक वो है क्या नाम है, इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। सो देयर एग्जिस्ट कैपेसिटेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड मूविंग मेम्ब्रेन। इसी तरीके से बैक प्लेट आगे यहाँ पर बैठा है, सो देयर एग्जिस्ट कैपेसिटेंस बिटवीन बैक प्लेट, इसको हम कह देते हैं C
हाँ पता नहीं थीसिस में शायद C1 CP या कोई इस टाइप का कुछ कहा हुआ है पैरासिटिक। ये अनवांटेड कैपेसिटेंसेस हैं, मतलब इनकी कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल मजबूरी, जैसे तुम्हें ट्रांजिस्टर में याद होगा, ट्रांजिस्टर में भैया हमने कोई कैपेसिटेंस बनाने थोड़ी गए थे, लेकिन यहाँ भी आ गई थी। वो क्या थी? CGD। यहाँ भी आन पड़ी थी हमें CGS। इसी तरीके से यहाँ भी आ गए थे, और इनमें से ये दो हजरात जो हैं, ये तो रीजन के साथ हिलते जुलते भी थे, तो बड़ी मतलब फालतू में। तो अब ये दो जो कैपेसिटेंसेस हैं, ये इसी वजह से मजबूरी है। अब अगर आपने सबस्ट्रेट पे शॉर्ट कर दिया तो ये तो बैकप्लेट शॉर्ट हो जाएगी डायरेक्ट। फिर आप कैसे, मतलब इसका सेपरेट टर्मिनल कैसे निकालेंगे? तो सबस्ट्रेट से शॉर्ट हो गया अगर आपने इंसुलेटर नहीं डाला। मूविंग मेम्ब्रेन शॉर्ट हो जाएगी अगर आपने इंसुलेटर नहीं डाला इधर, सही है, इधर और इधर इंसुलेटर नहीं डाला, तो वो तो सब कुछ एक सबस्ट्रेट से शॉर्ट हो गए। दिस बी सिंगल शॉर्ट। ये कहाँ होगा ये, मतलब फिर वेरिएबल कैपेसिटर तो नहीं होगा। सो दिस इज मोर और लेस equivalent electrical model of this MEMS structure. However, there is something missing in it. ये अभी unbiased है। जब हम इसको bias करेंगे, so we are going to see another component जो कि फिर हमें सेंसर वाले लोग बताएंगे कि भाई ये आगे है, ये मामला पीछे है, ये इधर है, इधर है। So let's do this. हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को हम कहते हैं यार सबस्ट्रेट तो वैसे ही, मतलब इन जनरल ये तो थर्ड अनयूजफुल, मतलब वो होता है टर्मिनल ग्राउंड। ये जाना है रीड आउट की तरफ, मूविंग मेम्ब्रेन जो है ये बैक प्लेट है। लेट्स अप्लाई अ पॉजिटिव बायस लाइक दिस, प्लस माइनस PB बिटवीन बैक प्लेट एंड मूविंग मेम्ब्रेन। इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में है ना कैपेसिटेंस, जिसको क्रॉस कराना है बेसिकली डोमेन। तो इन दो टर्मिनल पे आपने बायस अप्लाई कर दिया। अच्छा, जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया, ये टर्मिनल, ये बैक प्लेट हो गया प्लस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस माइनस। अब इसके बाद क्या हुआ, एनी आइडिया? ऊपर प्लस चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बनेगी। कैपेसिटेंस तो बन गई, कुछ और भी हुआ। इसने इस चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये तो हिल सकती है ना अपनी जगह से, तो ये थोड़ा सा इसके पास अट्रैक्ट होना शुरू हुई। तो अब हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये अगेन वही पुराना मॉडल, ये फिक्स है और ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो है ये हिल सकती है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब जैसे ही आपने VB अप्लाई किया, ये नीचे अट्रैक्ट होना शुरू हुई, सही है। अब आप VB बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम आया ये पुड़ुक करके, ये नीचे आई थी पुड़ुक करके ये इस पे आगे छुपक गई। क्यों छुपक गई भाई? एनी आइडिया? जब कोई चीज बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चली जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो चीजें जो मुकाबला करनी थी उनमें से एक जीत गई ना। तो कौन सी दो चीजों में मुकाबला हो रहा था? इसको नीचे आने से कौन रोक रहा था? इस स्प्रिंग की रिस्टोरेशन फोर्स रोक रही थी। क्या फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की रिस्टोरेशन फोर्स का? ये होता है, जो चीज इसको नीचे बुला रही है वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ब्ला ब्ला V² ओवर
एक्स स्क्वायर, हु विल इवेंचुअली विन? एक्स कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इधर एक्स बढ़ता जा रहा है, तो रिस्टोरेशन फोर्स बढ़ रही है। स्प्रिंग को आप जितना खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, वो वापस जान लगा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कम होते जा रहा है, द अट्रैक्टिव फोर्स इज इंक्रीजिंग बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक वक्त आएगा, जीत जाएगा, और ये एक्स अकेला हार जाएगा। तो दैट पॉइंट इज नोन एज, इन मैम्स दैट पॉइंट इज नोन एज पुल इन। और जिस जगह ये होता है उस वोल्टेज को कहते हैं पुल इन वोल्टेज। सो योर मेन गोल इज कि बायस करना है, बिल्कुल करना है, बट अवॉइड पुल इन। इतना बायस नहीं करना है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो पुल इन हो जाए, यानी कि उसकी जो मूवेबल मेम्ब्रेन है वो फिक्स मेम्ब्रेन के ऊपर जाके गिर जाए। सही है। चलो पुल इन बचा लिया, लेकिन थोड़ा बहुत बायस तो करना ही है ना। तो वापस आते हैं जरा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका स्प्रिंग के साथ ये मूवेबल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज। जब अनबायस थे तो ये फर्ज करो यहाँ था, अब जब बायस हुआ है ये खिंचकर यहाँ आ गया। अब खिंचकर यहाँ आ गया है और यहाँ से हट गया है। अब जब अकॉस्टिक प्रेशर आएगा तो ये यहाँ से हिलेगा, यहाँ से पुरानी जगह से नहीं हिलेगा। सही है। तो जब ये खिंचकर यहाँ आया है, अब इस वक्त अकॉस्टिक प्रेशर की वजह से तो कैपेसिटेंस नहीं है, बट देयर इज अ कैपेसिटेंस जिसको कि हम सी नॉट कहेंगे, जो कि कहाँ है, इन दोनों के ही बीच में है। दैट इज नथिंग बट बायस कैपेसिटेंस। ठीक है, कि हमने बायस किया तो उस बायस की वजह से दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ गई और एक चार्ज स्टोर हो गया। अभी तो अकॉस्टिक प्रेशर आया ही नहीं, अभी तो खाली बायस किया। उस बायस की वजह से देयर इज अ बायस कैपेसिटेंस जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में है। और उसके बाद सेंसर वाले लोग आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि सर आपके काम की इन सारी कैपेसिटेंसेस में से एक कैपेसिटेंस है CM, जिसको कि आपने डेल्टा V जो आउटपुट सिग्नल है उसमें कन्वर्ट करना है। एंड द प्रॉब्लम इज कि CVP, CMM जो कि अनवांटेड कैपेसिटेंसेस हैं, दे आर वेरी वेरी मच लार्जर देन CM। ये अगर फेम्टोफैरड में है, अगर CM फेम्टोफैरड में है, then these bloody things are in picofarad range. So that's your main challenge, कि आपका जो मेन कैपेसिटेंस है, जो बेसिकली आपने रीड आउट करना है, वो घिरा हुआ है ऐसे 3 कैपेसिटेंसेस में जो कि उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी हैं। एक तो इसको अक्रॉस ही लगा हुआ है, एक साइड पे चुपका है, एक साइड पे चुपका है। So now here is another challenge for your readout, कि अब आप रीड आउट को इन भारी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस के बीच में से निकाल के कैसे लाते हैं। सही है। तो आज का लेक्चर बस यहाँ रोकते हैं और इंशाल्लाह फिर बीच में देखता हूँ मैं कि अगर एक्स्ट्रा सेशन जो है तुम लोगों का वो जो हैंड्स ऑन वाला है गेम वो कर लो। लेकिन देखो खुदा के लिए आज जाकर AICD 1 के अंदर जो कुछ पढ़ा था वो कर लो। इसके अंदर जो मैंने रेफर किया है इसके मैं स्कैन्स भेज दूंगा तुम्हें, वो इरफान वगैरह तुम लोगों को शेयर भी करा देगा, मैं LMS वगैरह पे भी डाल दूंगा। तो अभी लेक्चर में अगर कोई है सवाल बताओ। विजिबल था, सब नजर आ रहा था, ये सेटिंग सही है। सर ये लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा दोबारा बता दो। लास्ट वाला क्या? सर वो बिल्कुल नीचे से विजिबल नहीं था, ये CO वाला जो आपने बताया ना, यस ऑफसेट सर। कैपेसिटर वाला। हाँ यार, ये मसला ये ना कि जब तुमने बायस अप्लाई किया तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आई हैं। अभी अकॉस्टिक प्रेशर तो आया ही नहीं है जो कि CM को गिव राइज करे, लेकिन एक कैपेसिटेंस एस्टेब्लिश हो गई है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने क्योंकि बायस किया तो कैपेसिटेंस एस्टेब्लिश हो गई। अब क्या करें, उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। तो जाहिर है ये इसको हम फिर बायस कैपेसिटेंस कहते हैं। और अब इस जगह पर जब हिलेगा मामला तब CM जनरेट होगी। तो अभी तो अकॉस्टिक प्रेशर आया नहीं था, अभी तो खाली बायस लगाया था, उसकी वजह से C नॉट जनरेट हो गई।
सही है फिर इसको फिर एक आध दिन में मैं देखता हूँ तुम लोगों का हैंड्स ऑन वाला मामला, क्या एक्सेस दे रहे हैं, क्या टाइम दे रहे हैं, वो तुम लोग करो। लेकिन बहरहाल ही काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी तुम लोगों ने रिवाइज करनी है ICD 1 से, और सैड्रा से जो कुछ कहा है मैंने वो करके आओ। और ना अगले लेक्चर में जब हम इस सारे सिनारियो का एक्चुअल सर्किट बनाने बैठेंगे ना, फिर तुम लोग घूम जाओगे। सही है, तो वो सारा कुछ पढ़ा के आओ। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। इसका फिर मुझे लिंक भेज देना बिलाल, इरफान, मैं फिर अपलोड करता हूँ LMS पे। जी सर। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।